ठीक है, बैठ जाओ। धन्यवाद। ठीक है, चलो देखो, गुड मॉर्निंग। आज का अपना सेशन रहेगा राइजिंग ऑफ रीजनल स्टेट। सबसे पहली चीज़ हमने 1600 से देख लिया एडवेंट ऑफ यूरोपियन से, सबको क्लियर था एडवेंट ऑफ यूरोपियन। एडवेंट ऑफ यूरोपियन पॉसिबल क्यों हुआ? बिकॉज कहीं ना कहीं मुगल एम्पायर कैसा हो गया, लूज हो गया। लूज इन द सेंस मतलब हो गया, पहले जो फ्रेजाइल कंडीशंस होती थी, मतलब पनपने के लिए जो बहुत अच्छी कंडीशंस होती थी, वो अब उनके पास नहीं थी। वीक सक्सेशन थे, इन्वेजन ऑफ मंगोल्स हमें देखने को मिला। उसके बाद कोई ऐसा नहीं था जो प्रोमिनेंट रूलर रहा हो। मुगल्स की डेक्कन पॉलिसी हमने वो भी पढ़ ली थी कि कहीं ना कहीं ऐसे कॉजेज रहे। आज हम बात कर रहे हैं उस चीज़ पर जहाँ जो सबसे टफेस्ट पार्ट है। ये टफेस्ट इसलिए क्योंकि ये ईजिली याद ही नहीं होता। तो आज हम समझेंगे राइजिंग ऑफ द रीजनल स्टेट्स, यानी वो क्षेत्रीय चीज़ें जो धीरे धीरे राज्यों में पनप गई। अब पहला क्वेश्चन तो हमें ये आता है कि ये कैसे डेवलप हुई। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग विच वी आर गोइंग टू रीड, हाउ इट इज़ डेवलप्ड, व्हाट इज़ द कॉजेज, कौन थे ये जो डेवलप हो गए। तो सबसे पहले मैप की तरफ चलते हैं। ये आपके सामने वो है जो लास्ट मुगल एम्पायर तक मुगल क्षेत्र हुआ करता था, यानी मुगल डोमिनेंसी रहा 1707 तक। किसका रूलर था? औरंगजेब। इसको बड़े गौर से देखना, पूरा भारत जो था, सिर्फ ये मैप हमेशा थोड़ा सा गलत होता है। इस वाले एरिया में भी यहाँ पर इनका रूल नहीं था, और यहाँ पर तो अहोम आ गए थे, तो सीधी बात इनकी होती थी सुतैया, तो ये कभी यहाँ नहीं गए। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस सेशन। तो यहाँ पर हमें विजयनगर डायनेस्टीज देखने को मिलती है, तो इनका रूल वहाँ भी नहीं था। हरियर और बुक्का ने बहुत अच्छा कमांड किया था, और बाद में यहाँ पे कंट्रोवर्सीज चली तो ये आपस में ही लड़ते थे। किसी को भी डेक्कन मतलब इस वाले क्षेत्र तक जाने की संभावनाएं नहीं दिखती थी। अब इस मैप को देखने के बाद देखो, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हो, मैप देखो, अगर मैप समझने आ गया ना तो ये मान के चलना पूरी मॉडर्न हिस्ट्री आ गई। ये मैप दिख रहा है, कौन सा कलर है? ग्रीन। किसका हो गया? मुगल्स का। अब जब मुगल्स का डिक्लाइन हुआ तो छोटे छोटे डोमिनेंट स्टेट्स हो गए। अब देखो जरा इस वाले को देखो, पहले ये पूरा का पूरा जो एरिया था वो मुगल्स के, अब ये पूरा डोमिनेंट सिंध और पंजाब वाला एरिया है। दिख रहा है आपको? मैप में दिमाग रख लेना, पंजाब टूट गया। ठीक, पंजाब के नीचे हमें यहाँ राजस्थान देखने को मिलता है, तो ये राजपूताना स्टेट्स हो गई, अजमेर, जयपुर, जोधपुर, दीज आर द सेंटर आइकॉनिक। उधर वाला कौन सा हो गया? पंजाब। दिमाग में रखना, ये कौन सा हो गया? राजपूत। अब बहुत इंपॉर्टेंट, ये रोहिला खंड है, दीज आर नोन एज रोहिलाज। ये रोहिला खंड है, और इसको बोलते थे अवध का एरिया। ये कौन सा हो गया? अवध। अब पहला क्वेश्चन मेरे दिमाग में यही आएगा, ये इतना 1707 के बाद ये इतने छोटे छोटे डोमिनेंट स्टेट्स कैसे टूट गए? तो कहीं ना कहीं एक लिंकेज याद रखना, कभी ये ना कभी ये फ्यूडेटरीज रहे होंगे। यानी कौन रहे होंगे? सामंत। किसके रहे होंगे? मुगल्स के। अब उन्होंने देखा कि वीक सक्सेशन हो गया था, कोई अच्छा प्रोमिनेंट रूलर नहीं था, अब हमें दबाने वाला कोई नहीं, तो क्यों ना हम ही राजा बन जाओ। ठीक, तो यहां से ये आता है। तो देखो जरा, ये रहा कौन सा? अवध। ये जो देखने को मिल रहा है ना, अब अवध के बाद बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है बंगाल वाला एरिया। बंगाल में तीन चीजें मिलती थी, बिहार, उड़ीसा और बंगाल। यानी कहीं ना कहीं ये अवध के बाद जो ये बिहार दिख रहा है, ये इधर जो उड़ीसा था, ये रहा उड़ीसा, और उसके बाद ये बंगाल वाला एरिया, ये मिलकर एक बन गया, एक न्यू स्टेट इमर्ज हुई, जिसे हम बोलते थे बंगाल प्रेसिडेंसी। ठीक है, तीन हो गई। वो कौन सी थी? उसके बाद राजपूत, राजपूत के बाद अवध, अवध के बाद अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट, महाराष्ट्र कौन रहते हैं? मराठास। महाराष्ट्र में कौन रह रहे हैं? मराठास। पुणे वाला एरिया महाराष्ट्र में आता है, मराठास। चलो और इधर चलते हैं, गुजरात तक के क्षेत्र में हमें मराठास रीजन देखने को मिलते हैं, या गुजरात में भी हमें मराठास मिलते। चलो ठीक है, मध्य प्रदेश में कौन थे? मराठा, सिंधिया एंड होलकर। ये देखो, ये पूरा का पूरा ये डेक्कन का जो पठार है, ये दक्कन का जो पठार है, वहाँ कौन है? मराठास। देखो ग्वालियर, अपने आज भी ग्वालियर में कौन देखते हैं? उसके बाद देखो तुम जरा मराठास देखो, इलाहाबाद देख लो, ये सारी जगह आपको ये पूरा प्रोमिनेंट। अब इंपॉर्टेंट, हैदराबाद में चल रही थी निजाम शाही। क्या चल रही थी? निजाम। निजाम के नीचे मैसूर, बहुत अच्छी तरीके से पता होगा, यहाँ अफगान रूल करते थे। अफगान में कौन थे? हैदर अली, उनका बेटा टीपू सुल्तान, ये दोनों अफगान थे। तो दीज आर अफगान रूलर्स। ये रहा कर्नाटक, कार्नेटिक, दिख रहा है सबको? कार्नेटिक, ये पूरा का पूरा है, ये डिवाइड हो गया था, यानी वो
डिवाइड हो गया था 4 मेन डोमिनेंसीज में। अब 4 कौन सी थी, यहाँ तो अपन ने बहुत सारी पढ़ ली, हम 4 मेन पढ़ेंगे। तो एक बार और हमने कौन सी, पहले अपने चैप्टर का नाम ही समझ लो। चैप्टर क्या कहता है, सक्सेसर स्टेट्स कौन से हुए, यानी जो टूटे, बड़े से जो टूटे। उसके बाद कौन से बने, न्यू स्टेट्स। अब नए कौन से थे उसके बारे में बात करेंगे। फिर किसी ने खुद को आज़ाद कर लिया तो वो कौन से कहलाए, इंडिपेंडेंट स्टेट्स। और उसके बाद मिसलेनियस फैक्ट। ये आपकी बुक के 60 पेज हैं, ठीक है। उस 60 बुक के साथ 2-3 चीज़ें और आपकी 60 पेजेस के साथ और भी चीज़ें अब आप समझते चलना। ये 1707 के बाद चल रही, 1707 औरंगजेब मुगल एम्पायर अब टूट रहा है, क्योंकि मॉडर्न में आएंगे तो औरंगजेब के बाद से मॉडर्न चालू हो जाएगा। औरंगजेब के बाद मॉडर्न चालू हुआ तो फिर इंडिया में क्या हो रहा था, इंडिया में इतना बड़ा माइटी मुगल एम्पायर अब टूट रहा था छोटे छोटे नए स्टेट्स, डोमिनेंट स्टेट्स और इंडिपेंडेंट स्टेट्स में, ठीक है। अब जरा यहाँ ये मैप हो गया क्लियर, वो पूरा कौन है, मुगल्स, और मुगल्स टूट गए डोमिनेंट स्टेट्स में। चलो अब अपन आगे पढ़ते। तो पहला रीजन क्या है, रीजन की तरफ करेंगे। तो सक्सेसर स्टेट्स इमर्ज कैसे हुआ, तो जब कोई बड़ा गिरता है तो फिर वो छोटे छोटे टुकड़े होने लगते। तो बड़ा कौन गिरा, आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब, औरंगजेब की मौत के बाद, देयर वेयर द स्टेट्स हु फाउंडेड द इंडिपेंडेंट किंगडम बट स्टिल द सोवरेनिटी ऑफ मुगल्स। इन्होंने डोमिनेंट किंगडम तो बना लिए पर अभी भी ये अधिकार में किसके रहे, मुगल्स। अब अगला क्वेश्चन आता है, भैया डोमिनेशन जब है तो फिर इंडिपेंडेंट क्यों नहीं हुए, सोवरेन क्यों कहलाए, क्योंकि ये मुगल्स को टैक्स पे करते थे। क्या करते थे, टैक्स पे। They were the old मुगल provinces directly under the control of मुगल अथॉरिटी। वो पहले मुगल प्रोविंसेस हुआ करते थे। इस वाले मैप में आपने देखा होगा, ये रहा आपके सामने मैप, ये पूरा मुगल प्रोविंसेस था और वो टूट के हमें क्या देखने को मिले, इंडिपेंडेंट स्टेट्स। लेकिन अभी भी किसका अधिकार चल रहा है, मुगल एम्पायर का। कंफर्म है, छोटी छोटी चीजों से अपन उठेंगे। तो बड़ा एम्पायर कौन सा था, वो कोलैप्स हुआ, छोटे छोटे होने लगे। अगला, अब इनमें से 4 बहुत इंपॉर्टेंट थे। कर्नाटक, याद करो अपन ने मैप पढ़ा था, कर्नाटक कहां था, ये नीचे दक्कन के इस तरफ था, कर्नाटक था। कर्नाटक में कौन था फाउंडर, बाय नवाब शहादत उल्ला खां, ये फाउंडर था, ठीक है, याद करना है। 1710 की बात है, 1707 में औरंगजेब मरा, 1710 में एक डोमिनेंट हो गया कर्नाटक, और कर्नाटक यानी कर्नाटक वाला एरिया, ठीक है। और नवाब शहादत खां उल्ला ये इसके रहे। नेक्स्ट वन इज बंगाल, बंगाल इज मर्ज फ्रॉम द 3 प्रेसिडेंसीज, 3 मिल गई, कौन कौन सी, बिहार, बंगाल एंड उड़ीसा। वहां का था मुर्शीद कुली खां, जिसने इंडिपेंडेंट क्या बना दिया था, किंगडम। कंफर्म है। उसके बाद हमें अवध देखने को मिलता। अवध कौन सा रीजन था, जस्ट दिल्ली से लगा हुआ, अभी अपन ने बात करी थी अवध, ठीक है। रोहिला खंड और ये सब मिला के हमें देखने को, तो यहाँ के कौन थे, शहादत खां। अब देखो, शहादत उल्ला खां और शहादत खां, कंफ्यूज मत होना। हैदराबाद निजाम शाही चल रही थी, तो निजाम उल मुल्क आसफ जहां यहाँ के थे, ठीक है, क्लियर है। तो अब इतना बड़ा माइटी एम्पायर कितने में टूटा, 3 में कि 4 में, 4 में। अब हम कर्नाटक की बात कर लें। देखो मैप, देखो मैप समझो, ये जो नीचे वाला एरिया है ना, ये कर्नाटक है। अब तुम बहुत अच्छे माइंड वाले हो, तुम ये सोचो कि जितने भी लोग इन्वेजन ऑफ यूरोपियंस आएंगे वो किन से लड़ेंगे, इन्हीं लोगों से, क्योंकि उन्हें तो जगह चाहिए, वो भी बसना चाहते हैं। तो हाउ दे फॉर्म देयर रेसिडेंसीज ओवर हियर, द सिंपल फॉर्मेट इज, फर्स्टली दे विल फाइट विद देम, और आफ्टर दैट वन इवन दे आर गोइंग टू फाइट, और अगर फाइट से भी कुछ नहीं हुआ देन सेकंड इज ट्रीटीज। पहले लड़ेंगे, जीत गए तो ठीक, नहीं लड़े तो फिर ट्रीटीज। तो कर्नाटक के बारे में बात करते तो इट इज अ टाइम ऑफ 1710, 1710 का एरिया था, फाइन, समवेयर अराउंड। तो 1710 की टाइमिंग थी। लोकेशन, दिस इज नोन एज अ पेनिसुलर रीजन। कौन सा रीजन, हिंदी में बात करें तो इसे प्रायद्वीपीय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रायद्वीपीय। It lays between the Eastern Ghats and the Bay of Bengal. This is Eastern Ghat, this is Western Ghat. So this is the Eastern Ghats, so somewhere around the Bengals they are talking about, Bay of Bengal. Fine. ये पूरा Bay of Bengal है, सबको पता है, and that is an Arabian Sea. ठीक. अब अगली चीज, who was the founder? कौन है भैया कर्नाटक का फाउंडर? नवाब शहादत खान, शहादतुल्ला खान। 1710 से 32 तक एरा। दिस पर्टिकुलर प्रोविंसेस ऑफ कर्नाटक केम अंडर द अथॉरिटी ऑफ द डेक्कन रीजन। ये पूरा का पूरा क्षेत्र दक्कन रीजन का भाग था, यानी डोमिनेंट किसका होगा, तो डेक्कन में सबसे पावरफुल कौन था, पीछे मैप को देखते तो डेक्कन में सबसे पावरफुल था हैदराबाद।
ये वाली लाइन खींच देना, ये आ जाएगा हमारा कौन सा, मालवा। मालवा के नीचे डेक्कन आ जाएगा, दक्षिण। दक्कन शब्द जो बना है ना डेक्कन, वो बना है हिंदी के दक्षिण शब्द से, तो ये दक्षिण का एरिया। ये इनकी सोवर्निटी में कौन चल रहे थे, ये छोटे छोटे कार्नेटिक। अब देखो जरा, ये हमने पढ़ लिया। ओके, डेक्कन रीजन, इट इज द निजाम ऑफ हैदराबाद। देयर मेन कैपिटल इज आरकोट। उनकी मेन कैपिटल कौन सी हुआ करती थी, आरकोट। छोटी सी चीज याद करनी, देयर मेन कैपिटल इज आरकोट। नेक्स्ट थिंग, उनके सक्सेसर, अब ये तो फाउंडर है, इसके बाद दोस्त अली बैठा। अब इंपॉर्टेंट समझना, ये किसके अंतर्गत आता था कार्नेटिक, हैदराबाद। अब जब इसको बनाना था तो हैदराबाद के नवाब से बात करनी चाहिए थी, लेकिन उल्टा हुआ। दोस्त खां वॉज अपॉइंटेड, दोस्त खां को अपॉइंट किया गया विथआउट अ प्रायर अप्रूवल ऑफ द सुपीरियर ऑफ निजाम ऑफ हैदराबाद। पूछा नहीं तो निजाम को लग गई मिर्ची, और मिर्ची करने के बाद उस टाइम एक ही दादा भैया चलते थे, मराठास। मराठास का काम क्या होता था, तुम तो कुछ भी लुटवा लो करवा लो, हमें तो सिर्फ सरदेश मुखी और चौथ वसूली करने दो, ये दो चीजें याद रखना। तो बस मराठास से कहा कि जाओ जाके इन्वेड कर दो। मराठास ने 1730 में इन्वेड किया कार्नेटिक को और दोस्त खां को मार दिया, और उसका जो एक सन इन लॉ था, दामाद, जिसका नाम था चंदा साहिब, उसको अपने साथ ले गए। इंपॉर्टेंट क्लियर है, चंदा साहिब कौन सा कैरेक्टर था, दामाद था किसका, दोस्त अली का। दोस्त अली किसका बेटा था, शहादतुल्लाह खां का। फाइन, ये सीरीज है कार्नेटिक की, ये याद रखना। अगली चीज उठा ले गए, कार्नेटिक हैड प्रोवाइडेड एन अपॉर्चुनिटी। अब देखो बहुत अच्छी तरीके से समझना, कार्नेटिक जब तक शहादतुल्लाह और दोस्त अली थे तब तक किसी की दाल नहीं गल रही थी। अब यहां से वो चंदा साहिब को लेके जैसे ही चले गए तो कोई बड़ा रूलर दिखा नहीं दिखा। मजा किसको आया, मजा आया ब्रिटिशर्स को, और यहीं से कार्नेटिक ने अपॉर्चुनिटी दे दी ईस्ट इंडिया कंपनी की कि वो भारत के मामलों में इंटरफियर। पहले अंग्रेज आए थे तो वो क्या करने आए थे, वो आए थे ट्रेड करने। जब उन्होंने देखा ओ माय गॉड दीज ऑल बेवकूफ्स आर फाइटिंग विद ईच अदर, तो व्हाई शुड नॉट आई कम। अगर आज मैं व्यापार करके इतना प्रॉफिट कर रहा हूं तो कल रूल करके कितना करूंगा। तो बस यहां से कार्नेटिक में उन्हें एक बफर स्टेट दे दिया, बफर जोन दे दिया। बफर मतलब ना सारी चीजें अवेलेबल हो। बस कार्नेटिक वॉर वॉज फॉट बिटवीन द फ्रेंच एंड इंग्लिश। अब दो सबसे बड़े लड़ाका थे, एक फ्रांसीसी और दूसरे ब्रिटिशर्स। तो ब्रिटिशर्स और फ्रांसीसी आपस में लड़ते रहते थे। ठीक है, कंफर्म है। ये था आपका कार्नेटिक पहला क्षेत्र। समझने आ गया कार्नेटिक कब से कब तक बना, 1710 याद कर लो, बात का हो चाहे नहीं हो। एक मेन आइकन किसके पार्ट हुआ करते थे, मुगल्स। मुगल में किसकी डेथ हुई, औरंगजेब के बाद वीक सक्सेशन आया। वीक सक्सेशन के बाद एक नया स्टेट इमर्ज हुआ, लेकिन क्या ये अलग हुआ, नहीं। ये किसके सोवरेन के अंदर रहा, मुगल्स के सोवरेन। पहला बंदा था जिसका नाम था शहादतुल्लाह खां, उसने अपनी कैपिटल किसको बनाया, आरकोट को कैपिटल बनाया। आरकोट के बाद उसने फाउंडेशन रखा। उसके बाद उसका बेटा बैठा, बेटा कौन था, दोस्त खां। दे हैव नॉट टेकन अ प्रोमिनेंट परमिशन फ्रॉम हुम, नवाब्स। तो नवाब गॉट एंग्री, और व्हेन नवाब गॉट एंग्री दे डायरेक्टली लेड द मराठास टू जस्ट अटैक ऑन और इन्वेड ऑन हुम, कर्नाटक। So the consequences came, consequences आए, Maratha got a victory, चंदा साहिब was prominently arrested by them और एज अ सिक्योरिटी रख लिया। अब जब राजा ही नहीं बचा तो फिर दाल किसकी गल गई, ब्रिटिशर्स की। तो ब्रिटिशर्स में कौन आए थे, यूरोपियन नेशंस, और यूरोपियंस में ब्रिटिशर्स और फ्रांसीसी, फ्रेंच, ये दोनों ही पावरफुल थे। दोनों ने ही कैप्चर कर लिया, बाद में लड़ाई होने लगी। तो ये स्टेट कहानी थी किसकी। दिस विल गिव यू अ लमसम अमाउंट टू राइट अबाउट दिस थिंग। आइडियोलॉजी समझो। कोई पूछे मॉडर्न कब से चालू होता है तो डोंट प्रिटेंड टू बी लाइक दैट वन कि यार 1600 से ब्रिटिशर्स आए थे और वो चालू गए थे। नो, 1600 में तो आप ये मान के चलो कि दिल्ली सल्तनत तो तब भी जिंदा थी, डिक्लाइनिंग। हाँ, दिल्ली सल्तनत के बाद जो मुगल्स थे वो अभी भी चल रहे थे। मुगल डिक्लाइन होता है 1707, 1707 में, आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब। और आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब के बाद ही हमें क्या देखने को मिलता है, इमरजेंस ऑफ द न्यू सिटीज। कंफर्म है, बड़ा सिंपल सा है। औरंगजेब मरा, मॉडर्न चालू हुई, स्टेट टूटेंगे, फिर इन्हीं स्टेट्स में लड़ाई होगी। लड़ाई के बीच में कौन कूद जाएगी, बिलैया, तुम्हारी बुआ जी कौन, अंग्रेज।
ना ने उन मौसी से लड़ेगी, मौसी कौन हो गए, फ्रांसीसी, डचेस, ये सब, ये आपस में लड़ने के बाद फिर तुम्हारी बुआ जी जीत जाएंगी क्योंकि पापा का फुल सपोर्ट होगा, तो बुआ जी कौन हो गई, ब्रिटिशर्स, और वही हमें दबा लेंगे। एक थीम लेके चलो पूरी की पूरी, समझ गए कि नहीं समझे? चलो आगे, ये समझ गए कार्नाटिक कौन सा है, अगला पढ़ते हैं। नाउ इट्स कम फॉर बंगाल। अब बंगाल की बात करते हैं, तो पहला स्टेट कौन सा बना था, कर्नाटक। कार्नाटिक का फाउंडर कौन था, शहादतुल्लाह खान। चलो, टेरिटरीज ऑफ द नवाब ऑफ बंगाल, यहां भी नवाब शाही रूल करती थी। दिस इज अ पर्टिकुलर अवध जो हम पढ़ रहे थे, यहां पर हमें आसाम देखना, यहां पे तो इंटरफियर होगा ही नहीं, लड़ाका बैठे हैं, ठीक है। असोम जो हम बात करते हैं यहाँ के, तो यहाँ पे तो लड़ना ही नहीं है, ये बहुत पावरफुल थे, पावरफुल नहीं थे, एरिया का था। तो भैया ये पूरा का पूरा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है बिहार, बंगाल आज जो प्रॉपर है, एंड देन इट्स ओडिशा, इन तीनों को मिला के हमने कौन सी प्रेसिडेंसी यानी एक तरीके से नया स्टेट डाला, बंगाल। चलो, लोकेशन में आज ये कवर करता है बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। इसका फाउंडर कौन था, मुर्शीद कुली खां। ये पहला ऐसा नवाब था जिसने इंडिपेंडेंट नवाब ऑफ बंगाल खुद को घोषित कर लिया था। मुगल्स नहीं करेंगे, खुद ने ही घोषित कर लिया कि भैया औरंगजेब मरा, अब मैं हूं यहाँ का रूलर, और यहाँ से मेरा पहला इंडिपेंडेंट स्टेट होता है, दैट इज नोन एज बंगाल। जब बंगाल बना तो इसको बहुत अच्छी तरीके से पता था लड़ाई होगी ही होगी, आज नहीं कल, तो इसने कैपिटल शिफ्ट कर दी फ्रॉम ढाका टू मुर्शिदाबाद। दिस इज मोर इंपॉर्टेंट, कैपिटल शिफ्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट होगी, इसने कैपिटल शिफ्ट करी। अब बड़ा माइंडेड था, बड़ा माइंडेड कैसे, इसने देखा लैंड रेवेन्यू सिस्टम को बदल देना चाहिए। क्यों बदल देना चाहिए, अब तुम खुद देखो, राजा ने इतनी बड़ी जमीन किसको दे दी, फ्यूडेटरीज को, सामंतों को दे दी, ठीक है। सामंत कमा रहे हैं पैसा, राजा को क्या मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा। वो कहते थे कुछ पोर्शन में दे दो, इसका दिमाग चला, पैसे कमाते हैं देखो। ही अंडरस्टूड द गवर्नमेंट डिड नॉट रिसीव एनी रियल इनकम फ्रॉम द लैंड रेवेन्यू। इसको समझने आया कि गवर्नमेंट को तो कोई इनकम ही नहीं होती ना लैंड रेवेन्यू से, तो अब क्या किया जाए, बिकॉज सारा क्षेत्र जो है वो अलॉटेड कर दिया जागीर के फॉर्म में ऑफिसर्स को, सैलरी के तौर पे। अब तो जो ऑफिसर्स हैं वो कमाते हैं, दे ओनली हैव, अब ये कहां से, कस्टम ड्यूटीज, जो चुंगी वुंगी कर वगैरह लगते हैं, कस्टम ड्यूटीज लगती हैं, उनसे कमाते थे। तो वो कितना आता था, कुछ भी नहीं। तो इन्होंने दो रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए दो मेजरमेंट अपनाए। पहला, खालिस लैंड, ये उर्दू वाला वर्ड है खालिस। खालिस मतलब क्या होता है, अब जमीन स्टेट की है, खालिस भूमि। तो व्हाट इज दिस खालिस लैंड, अब यहां समझो, तुझे नहीं आएगा, मुझे पता है खालिस का मतलब। तू मुझे ये बता, जब तू यहाँ से वहां जाते हो, अपन क्या बोलते हैं उसको, गादेर जाते हैं, तो रास्ते में रेंज की ज़मीन पड़ती है, रेंज, अरे फॉरेस्ट की ज़मीन पड़ती है। गादेर गए हो, गादेर के पीछे जो ज़मीन है सब फॉरेस्ट की है, उस पर तुम मकान बना लोगे, वो फॉरेस्ट की है ना, वो गवर्नमेंट की है, तो दैट इज़ अ खालिस भूमि जो गवर्नमेंट की। अब उस पर कोई खेती बाड़ी नहीं करेगा। इसका दिमाग देखो कितना अच्छा था, इसने पूरी की पूरी जागीरों को कन्वर्ट कर दिया किसमें, खालिस भूमि यानी खालिस लैंड। अब इंपॉर्टेंट, अब ये डायरेक्टली किसके अंतर्गत आ गई, गवर्नमेंट के, यानी अब ये इस पर टैक्स कौन वसूलेगी, गवर्नमेंट, कमाई कौन करेगी। अब तो हम क्या करेंगे, तो आप एक काम करो, आप ये डिस्पोज्ड ऑफिसर जितने भी होंगे ना जो अभी पदस्थ हैं, उनको फ्रेश जागीर दे देंगे। अब इन्हें जागीर कहाँ की थी, बंगाल में तो पूरी नदी ब्रह्मपुत्रा बह रही है, भड़ खेती होगी बंगाल में तो। और बंगाल का एरिया किस किस के अंतर्गत आ गया, उड़ीसा, उड़ीसा की नदियां, बिहार, गंगा वंगा, और भैया वहां पे तो सारी अच्छी अच्छी जमीनें हमने ले ली। अब इन्हें कहाँ की दे दी, इन्हें दे दी उड़ीसा की जमीन। तो देखो, इन्हें दे दी नई जागीर जो पुअर थी, किसी काम की नहीं थी, वाइल्ड, जंगली थी। उसके बाद अनसबड्यू प्रोविंसेस ऑफ द ओडिशा, जाओ जाके उड़ीसा की जमीन लो, वहां खेती बाड़ी करो, वहां करो। तो अच्छी जमीन किसने रख ली, स्टेट्स ने, जिसको क्या बोला, खालिस लैंड, समझ गई। और जो नई जमीन थी जिसपे झाड़ झंकार थे, उड़ीसा में जंगल थे और ये थे, जहां करो अब जो तुम्हें करना हो। चलो ठीक है, इसने जागीरदारी सिस्टम को रिप्लेस कर दिया, जिसे हम बोलते थे रेवेन्यू फार्मिंग, जिसे क्या बोलते थे, इजारा, या इसे बोलता था माल जमीनी। ठीक है, अब ये माल जमीनी क्या था, अभी आपने ये वाला वर्ड नया सुन लिया, माल जमीनी सिस्टम। इजारा तो हमने समझ लिया, अब इजारा क्या था, हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके थे। ये थे कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम। तो व्हाट इज दिस वन, हमने ठेके पे जमीन दे दी और यहां से हमने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, कलेक्टिंग ऑफ लैंड रेवेन्यू वे ग्रांटेड टू इजारदार। इसे क्या बोलते थे, इजारदार। कुछ जमीन समझ नहीं आ रहा है, इजारदार, जमींदार,
ये बाद में क्या कहलाए? इजारदार, जमींदार। अब देखो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, यहाँ ये कॉन्ट्रैक्टर्स होते थे ना, इनके पास एक सिक्योर्ड बॉन्ड होता था कि ये जमीन आपकी है, आपको यहाँ से क्या कलेक्ट करना है? लैंड रेवेन्यू। और लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करके किसको देना है? गवर्नमेंट को। ठीक है, अब वो क्या कह रहे हैं? सिक्योर्ड बॉन्ड दे दिए। सिक्योर्ड बॉन्ड मतलब लिखित में, दस्तावेज में, कि जो गुना की जागीर हमने तुम्हें दी, अब तुम्हें कलेक्ट करके गवर्नमेंट को देना है, जैसे सिंधिया वगैरह होते थे वैसे। अब अगला, इन चूजिंग द जागीरदार द कुली खान यूज द प्रेफर्स टू द हिंदू। अब देखो यहाँ पे जो कुली खान था, मुर्शीद कुली खान, वो बहुत अच्छी तरीके जानता था मुसलमान को देंगे तो कल लड़ नहीं पाएंगे, कुछ कह नहीं पाएंगे, ये बसा लेगा, इससे अच्छा हिंदुओं को दे, विश्वास पात्र होंगे, तो यहाँ पर उन्होंने हिंदुओं को प्रेफर किया। इसके बाद जो दूसरी और तीसरी पीढ़ी आई ना, ये इजारदार ही कन्वर्ट किस में हो गए? जमींदार में। समझ गए? आज जो जमींदारी सिस्टम मिलेगा, अंग्रेज आएंगे तो अंग्रेज इसको क्या कर देंगे? किस में चेंज कर देंगे? देखो अंग्रेज जो करेंगे इसको चेंज कर देंगे, आगे जाके वो नहीं थे परमानेंट सेटलमेंट, स्थायी बंदोबस्त और ये सब, अंग्रेज इसी को कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, वो आगे आएगा, अपन बात करेंगे। देखो न्यू क्लास ऑफ लैंडेड एरिस्टोक्रेसी यहाँ पर इमर्ज होती है। ठीक है, ब्यूरोशाही, नौकरशाही हमें देखने को मिलती है, ये बाद में परमानेंट सेटल से रिप्लेसमेंट हो जाएंगे 1793। इसका मतलब अभी जमीन किसकी थी? उनकी, फ्यूडेटरीज की। ठीक है, फ्यूडेटरीज से जमीन किसने ले ली? स्टेट्स ने, गवर्नमेंट ने। अब गवर्नमेंट ने किसको दे दी? इजारा पे दे दी, यानी नए रेवेन्यू। इजारा पे जमीन दे दी, लैंड से टैक्स कलेक्ट करके किसको देना है? गवर्नमेंट को। ये इजारदार जो इजारा लेंगे, मतलब ये ऊपर जो रेवेन्यू कमाएंगे, रेवेन्यू फार्मिंग जिसे बोलती है, जो टैक्स कलेक्ट करेंगे, अब इनको स्थायी दे देंगे, यानी सिंधिया जैसे मध्य प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश में ग्वालियर हो गया, तो इजारीदारी में क्या हो गए? वो जमींदार हैं बहुत बड़े उस टाइम के, तो आज अपन उन्हें सिंधिया जानते, तो गवर्नमेंट ने क्या करा? जाओ इधर का टैक्स आप कलेक्ट करो। समझ गई? तो ये भी टैक्स कलेक्ट करेंगे, और ये बाद में अंग्रेज ने परमानेंट सेटलमेंट, स्थायी बंदो, अब तुम ही करोगे, जो करोगे तुम्हारी पीढ़ी करेगी। अब आगे देखते हैं। पेसेंट, देयरफॉर एक नया जगत सेठ के नाम से एक नया आया, हाउस ऑफ जगत सेठ, इन कम इन टू द फोर्स। ये जगत सेठ में कौन होते थे? ये वो लोग होते थे जो धरती से, यानी जमींदार बड़े लोग जो क्या कमाते थे? टैक्स होते थे। उसके बाद दिस इज अ ग्रुप केम इन टू द लार्ज। अब यहीं पर जो गारंटर होता था, एक्ट एज अ गारंटर ऑफ द लार्ज जमींदार एंड अज्यूमिंग द फुल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बंगाल टू द दिल्ली, बंगाल से लेके दिल्ली तक की पूरी। अब अगला, द रीजन ऑफ मुर्शीद कुली खां वॉज प्रॉस्परस फ्रॉम द बंगाल रीजन। धीरे धीरे मुर्शीद कुली खान ने इसको इतना प्रॉस्परस कर दिया, क्यों? दड़ल्ले से टैक्स कमाया है, खुद देखो, किसानी मेन थी, रेवेन्यू कमाया, तो भैया ये रातों रात अमीर हो गए। उसके बाद आते हैं कौन? शुजाउद्दीन मोहम्मद खान। ये बेटे थे किसके? मुर्शीद कुली खां के। अब इनके बारे में बाद अगली चीज क्या बात करें? इसके बाद आए ये लॉ ऑफ मुर्शीद, ये सन इन लॉ, दामाद थे किसके? मुर्शीद कुली खान के। उसके बाद आए सरफराज खान, ये सन थे किसके? शुजाउद्दीन मोहम्मद खान के। इनके बाद अब कौन आता है? एक एक दो दो साल के लिए आए। अब इसके बाद आता है इंपॉर्टेंट, जिसका नाम होता है अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां के बारे में क्या होता है? इन्होंने एक बैटल करी थी जिसका नाम क्या था? घेरिया, इन 1740। अलीवर्दी खान ने सरफराज खां को डिफीट किया, और सरफराज खां को डिफीट करने के बाद अब इन्होंने क्या करा भाई साहब? जैसे ये अलीवर्दी खान ने किसको मारा? सरफराज खां को, और वो बन गया अब नया बंगाल का कौन? नवाब। अब अगली चीज, उसका रीजन वर्चुअल ब्रेकडाउन, यहीं से मुगल्स ने क्या किया? देखो, शोज अ वर्चुअल ब्रेकडाउन। अब पैसे नहीं पहुंच रहे किसके पास? मुगल्स के पास। अपन ने पढ़ा था मुगल्स भले ही छोटे छोटों में टुकड़े में हो गया था, लेकिन बंगाल जो थी वो किसकी उसके अंदर आती थी? मतलब सुप्रीमसी या बोल सकते हो, या किसके प्रोमाइसेस के अंतर्गत आती थी? सोवर्निटी, मुगल्स के अंतर्गत। अब यहाँ से पैसे नहीं पहुंच रहे, तो मुगल एम्पायर हमें कहीं ना कहीं यहाँ से ट्रिब्यूट, एनुअल ट्रिब्यूट नहीं पहुंच पा रहा। मुगल एम्पायर हो गया गुस्सा। अब गुस्सा तो हो गया, लड़ने के लिए किसको भेजें? मराठास को। अब इसी टाइम में इन्वेजन ऑफ मराठास हमें देखने को मिलती है, और जब मराठा लठ लेके गए तो अब यार मराठाओं से जीता नहीं जा सकता। साम दाम दंड भेद सूत्र मेरे नाम के। आप सोचो, मराठास जब लड़ाई लड़ते थे ना, तो उन्हें साम दाम दंड भेद सब लगा लेते थे, रात में लड़ लेंगे, ये कर लेंगे, उनसे नहीं जीता जा सकता। जैसे राजस्थान में राजपूत वॉरियर हो गए, ऐसे ये पूरे डेक्कन में एक ही वॉरियर थे, मरने के लिए 24 घंटे तैयार।
मराठास की कभी ड्रेस देखना आप लोग, वो राजपूतों जैसे वो नहीं पहनते थे बढ़िया शेरवानी और ये सब, जैसे मुगल शेरवानी पहनते थे, वो नहीं पहनते थे, वो हमेशा पंचा टाइट ही रखते थे। क्यों पंचा टाइट रखते थे? धोती में भगने में नहीं आसानी होती, पंचा पहनो फटाफट भग लो। गाँव का आदमी देखा पंचा बांधता है, क्यों? मूवमेंट, खेती बाड़ी, कहीं भी बैठ जाए, कहीं भी ये कर ले, ईजी था। 24 घंटे पीछे कमान रखी रहती थी, मतलब जो ढाल होती थी वो पीछे होती थी और यहाँ तलवार होती थी। खा भी रहे होंगे धीरे से अटैक, अरे खाना वाना छोड़कर लड़ लो। यानी बॉर्न वॉरियर्स थे, पैदा ही लड़ाका हुए थे। ऐसों को भेजा, अब ऐसों से जीतना तो इम्पॉसिबल ही था, तो उन्होंने कर ली ट्रीटी। और ट्रीटी में कितनी, अब ये बताओ, जब भी दो शब्द आ जाएं, सरदेश मुखी और चौथ वसूली, ये उनके दो नाम थे। किसके? टैक्सेस के। पहला होता था सरदेश मुखी और दूसरा होता था चौथ। चौथ मतलब क्या होती है? आपने देखा होगा, अपन हिंदू धर्म में कहते हैं चौथ का व्रत, चौथ का व्रत, हर चौथ को व्रत होता है। यानी हर महीने में जो वीकली टैक्सेशन होता है, जैसे हफ्ता बोलते हैं, ये टैक्स फिक्स कर लेते थे, इतना टैक्स तो तुम्हें देना ही देना, चौथ वसूली। सरदेश मुखी दैट इज अ वॉर बूटी, लड़ाई करके आओगे, चोरी करके आओगे, या कुछ भी लड़ाई में जो जीता आधा हमारा आधा तुम्हारा, फिक्स रहता था, जो भी फिक्स हो जाए। तो इन्होंने ट्रीटी करी कि भैया हम आपको एनुअली साल भर का क्या देंगे? चौथ देंगे, और पार्टेड विद ओडिशा, और जितना भी पार्ट होगा ना ओडिशा में से वो कमा के अटैक देंगे। अटैक ऑफ द अफगान जनरल मुर्शीद कुली खां भी हमें यहाँ देखने को मिलता है इसी के टाइम में, ठीक है? किसके टाइम में? अली वर्दी खां के टाइम में हमें यहाँ पे अटैक। इसके बाद आता है सिराजुद्दौला। अब जरा हम सिराजुद्दौला के बारे में बात कर ले तो सिराजुद्दौला बहुत इंपॉर्टेंट है। 1526 कौन सी बैटल हुई थी? बैटल ऑफ प्लासी। इस युद्ध किसके खिलाफ हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसमें सिराजुद्दौला हार गया था। अभी अपन बाद में पढ़ेंगे जब बैटल ऑफ प्लासी पढ़ेंगे। तो सिराजुद्दौला ने क्या करा? बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है? बैटल ऑफ प्लासी में कौन हार गया? सिराजुद्दौला हार गया। और कौन जीत गया? ब्रिटिशर्स। कंफर्म है सबको? चलो अब अगला देखते हैं। ये थी किसके बारे में? बंगाल के बारे में, ठीक है? कंफर्म है, कोई डाउट कैसा भी? चलो यहां से वीडियो 1 मिनट पॉज करो, बंद कर दो वीडियो। चलो आगे चालू करते हैं। याद रखना, एक बार देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, सारी चीज़ें। अगर बाई चांस कन्फ्यूजन होता है तो आप पूछ सकते हो सारी चीज़ें, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। चलो, इट्स टाइम फॉर द अवध। अब अपन अवध के बारे में बात करते हैं, ठीक है? अब अवध के बारे में क्या बात कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, तो पहले अवध के बारे में। अवध था कहाँ? तुमने देखा अवध लाल, अवध बिहारी की जय होवे। अवध मतलब कौन सा एरिया था? आज जो यूपी वाला एरिया वो पूरा अवध है, ठीक है? अब अपन अवध वाली बात करते हैं तो ये देखो, ये दिल्ली है। आप जब उसको फिगर आउट करोगे, दिस इज दिल्ली, दिल्ली से पूरा अवध कनेक्टेड है। रिकॉर्डिंग चालू है, राइट दिख रहा है ब्लिक करते हुए? चलो ठीक है। देखो इसकी लोकेशन कहीं ना कहीं बैंक और हिमालय के पास देखने को मिलती है। तो गैंग यानी गंगा, तो हमें गैंग, और कहीं ना कहीं ये माउंट हिमालय लगा हुआ है, ये पूरा का पूरा हमें देखने को मिलता है। इसकी जगह कन्नौज, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर्स थे कन्नौज, और ये वेस्ट में हमें रिवर कर्णामशी के पास में हमें देखने को मिलती है। दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, आप बस इतना याद रख लेना कि इसकी एग्जैक्ट लोकेशन अवध की कहाँ है। तो दिस इज नियर टू द दिल्ली, बट दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है? इसके फाउंडर कौन थे अवध के? शहादत खां। कौन से खां? शहादत खां। अगली चीज, ही वॉज, क्या लिखा है? सबड्यूड द रिबेलियन ऑफ जमींदार इनटू द अवर रीजन एंड देयरफॉर द मुगल एम्पायर मोहम्मद शाह कन्फर्ड टू हिम द टाइटल ऑफ बुरहान उल मुल्क। अब हुआ क्या था, जैसे ही डिक्लाइनिंग ऑफ मुगल देखने को मिला, वहाँ जितने भी छोटे छोटे जमींदार थे ना, सबने अवध रीजन में क्या दादागिरी करना चालू कर दी थी। अब दादागिरी का मतलब क्या होता है? वो मुगल को टैक्स ही नहीं पे कर रहे थे। दादागिरी का मतलब क्या हो गया? दे आर नॉट पेइंग द टैक्सेस। और जब टैक्स पे नहीं करते तो इतना बड़ा मुगल एम्पायर चलेगा कहाँ से? जनता को पैसे कैसे देंगे? सारी चीज़ें। तो उन्होंने क्या करा, वहाँ पर एक आदमी को अपॉइंट किया जिसका नाम क्या था? मुगल एम्पायर जब मोहम्मद शाह कन्फेस्ड हिम द टाइटल, और उसको एक टाइटल दिया जिसका नाम क्या था? बुरहान उल मुल्क। अब इस बुरहान उल मुल्क की अपने आप में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। एक इन्वेडर था जिसका नाम क्या था? नादिर शाह, ठीक है? अपन ने 2 वर्ड पढ़े थे, चेतन को ई नाम, चेतन चा चंगेज खा, ता तैमुल्लंग, और उसके बाद कौन आया? नादिर शाह। अब जब नादिर शाह आया और नादिर शाह ने दिल्ली पे अटैक किया इन 1739, तो ये जो शहादत खां था इसने मुगल का क्या किया? लेकिन मुगल को सपोर्ट किया।
लेकिन मुगल हार गए। हारने के बाद उसने दिल्ली को भी लूटा और मुगल्स को भी लूटा, लूट के चला गया, साथ में एक बंदी को ले गया अपने साथ। वो कौन था? दिस इज द पर्सन जिसको हम बात कर रहे हैं, शहादत खां को अपॉइंट किया और इसको ले गया अपने साथ। अब अगली चीज ये गया, इसके बाद कौन बचा? सफदरजंग। कौन आया? सफदरजंग। अब सफदरजंग कौन था? He has been the successor came after the नवाब, इसका नाम क्या था? नवाब वाजिर। अब ये came to known as, इसको बाद में जाना गया नवाब वाजिर के नाम से। पहले कौन बैठा? शहादत खां, फाउंडर। शहादत खां के बाद कौन बैठा? नवाब वजीर, जिसको क्या बोला जाता था? सफदरजंग। इसके बाद आता है सुजाउद्दीन या सुजउद्दौला या सौजुद्दौला, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सुआजुद्दौला क्यों इंपॉर्टेंट है? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये पार्टिसिपेट इन द बैटल ऑफ पानीपत। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। पानीपत में हमें दो व्यक्ति देखने को मिलेंगे। पानीपत की लड़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तरफ मराठास देखने को मिलेंगे और दूसरी तरफ कौन मिलेगा? कौन सा बंदा जो लड़ा था? हाँ हाँ बिल्कुल सही है, कौन? अहमद शाह अब्दाली। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है अहमद शाह अब्दाली। अब अहमद शाह अब्दाली अकेला नहीं लड़ा, उसका सपोर्ट था। तो रीजंस क्या हैं? ये वाला क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आता है। बैटल ऑफ पानीपत के बारे में एक्सप्लेन करो तो इसको समझेंगे अपन अगली वाले में, इसी में। इसी के बाद बैटल ऑफ पानीपत में क्या हुआ? ये जो बंदा था जिसका नाम था सुजाउद्दौला, हमें यहाँ देखने को मिलता है इसने ज्वाइंट अहमद शाह से ज्वाइन कर लिया था। अब्दाली इन द बैटल ऑफ पानीपत में इसकी मदद करी मराठास के खिलाफ। इसके बाद बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर में ईस्ट इंडिया कंपनी ने लॉस द वॉर, लॉस टू ईस्ट इंडिया कंपनी इन द वॉर, हार गया, ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई। उसके बाद आता है आसफउद्दौला। इसने अपनी कैपिटल कहाँ से? फैजबाद से चेंज कर दी थी। कहाँ पर? लखनऊ। ये छोटे छोटे प्रोब्स हैं जो आपको याद करने। हिज कॉन्ट्रीब्यूशन वॉज, इसके बारे में अब ये जो हम पढ़ रहे हैं सफउद्दौला। अब आसफउद्दौला का इंपॉर्टेंस क्या है? तो आसफउद्दौला का इंपॉर्टेंस ये है कि जो लखनवी कल्चर है इसने उसको बहुत ज़्यादा प्रमोट किया। ये इंपॉर्टेंट है, इसने लखनवी कल्चर को बहुत ज़्यादा फेमस किया और वहाँ का बड़ा इमाम बाड़ा जो है वो इसी ने बनवाया था। तो लखनऊ का जो बड़ा इमाम बाड़ा है वो किसने बनवाया था? सीधा याद करना है। इसके बाद इसके दरबार में हमें दो फेमस पॉइंट देखने को मिलते हैं। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसने संरक्षण दे रखा था, पैट्रोनेज, दरबार में संरक्षण बोला जाता है। तो संरक्षण किसको दे रखा था? आमिर रफ़ी, सौद, और दूसरा कौन सा था? सौद, और उसके बाद था मीर गुलाम हसन। एक तो आमिर रफ़ी और दूसरा कौन है? मीर गुलाम। एक तो मिर्ज़ा रफ़ी और दूसरा कौन हो गया भाई साहब आपका? मीर गुलाम। इन दोनों को पैट्रोनेज दे रखा था। तो पूछा जाता है किसके दरबार में थे, तो आपको ये दिमाग में रखना है, ठीक। दिस इज द स्टोरी ऑफ अवध। इसके बाद आता है अपना हैदराबाद। कौन आता है? हैदराबाद। अब हैदराबाद के बारे में बात कर लेते हैं। तो हैदराबाद कहाँ है? ये जो मैप पड़ा था यहाँ पे पता है हैदराबाद, जस्ट डेक्कन के नीचे हमने देखा था। तो इसकी लोकेशन डेक्कन रीजन को कवर करती है। प्रेजेंटली आज ये तेलंगाना के पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक के इस एरिया में हमें देखने को मिलता है। हु इज द फाउंडर ऑफ हैदराबाद? निजामुल मुल्क आसफ जहां, ये इसका फाउंडर है। तो चार हैं, चारों के फाउंडर याद कर दें। इनका ओरिजिनल नेम जो था वो क्या था? चिनकुली या चिनकुल्च खां, इसका ओरिजिनल नेम था। ये फाउंडर जो था इसने आसफ जहां डायनेस्टी बसाई थी। इसको वजीर अपॉइंट किया था। ही वाज अपॉइंटेड एज अ वजीर इन द कोर्ट ऑफ मोहम्मद शाह। ही सक्सीडेड केम टू नोन एज निजाम ऑफ हैदराबाद। अब ये इन्होंने गुलामी करी तो इनके जो वारिस रहे उनको क्या कहा जाता है? निजाम ऑफ हैदराबाद। तो ये चार थी जो इतने माइटी मुगल्स के चार टुकड़े हमें देखने को मिलते हैं। तो ये डोमिनेंट स्टेट्स बन गई थी। क्लियर है? पहला कौन सा है? दूसरा कौन सा है? बंगाल। और तीसरा कौन सा है? कंफर्म है सबको? चलो अब देखते हैं, वो तो हो गई जो वो टूटी। अब नए स्टेट्स का इमरजेंस देखते हैं। इसमें हम मोस्टली कौन कौन सी पढ़ेंगे तो मैं आपको पहले बात कर देता हूँ। इसमें अपन मैप की तरफ चलते हैं। मैप है इसमें? हाँ यार मैप है। तो ये यहाँ पर सिंध एक अलग बन चुकी थी। ये सिंध और यहाँ तक पहुँचकर ये पंजाब वाले एरिया में कौन रूल करेंगे? सिख। सिख फॉर्म होंगे, सिख करेंगे। तो अभी न्यू स्टेट, ये जो स्टेट दिख रही है ना, यहाँ सिख हो जाएंगे, ठीक। इसके बाद ये माइटी मराठास देखने को मिलेंगे, माइटी मराठास, ठीक है। यहाँ कर्नाटक ये पुरानी हो गई, हैदराबाद ये पुरानी हो गई। जो नई बन रही है अपन उसके बाद जाट, राजपूत,
क्योंकि ये देखो ये मराठास के प्रोमिनेंस में हमें राजपूत भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो अब इनके बारे में बात करते हैं, नई स्टेट कौन कौन सी हुई। तो हमने पहला हमारा डायमेंशन क्लियर कर लिया, वो क्या था, पहला इंडिपेंडेंट स्टेट जो आजाद हो गई। अब these type of states has seized their independence after the long drawn army struggle, यानी कहीं ना कहीं आर्म्ड स्ट्रगल हुए थे, फौजें हुई थी, लड़ाइयाँ हुई थी, उसके बाद इन्होंने खुद को आज़ाद कर लिया। तो दिस इज द माइटी मराठा एम्पायर, भगवे में था, ये कलर इसमें प्रिंट नहीं हुआ पर याद रखना पूरे भारत में एक बहुत बड़ा साम्राज्य भगवे का था, और वो भगवा किसका था, मराठास का। चलो उसी भगवे की बात करते हैं। तो मराठा कब आए होंगे, कौन मरा, औरंगजेब। आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब 1717 खतरा क्या था 1717 में, वो तो फर्रुख सियार था। औरंगजेब की आफ्टर द डेथ, औरंगजेब के बाद की बात चल रही है, वो तो 1707 में मरा था। आप समझे नहीं, फर्रुख सियार को क्या दे दिया गया था 1717, यानी ये 1717 की बात कर रहे हैं। मुगल एम्परर जो बहादुर शाह थे उन्होंने रिलीज कर दिया था साहू को, और साहू किसके बेटे थे, संभाजी महाराज के, साहू को रिलीज कर दिया, ठीक है। ये मुगल्स में पढ़ेंगे अपन, ठीक है। तो संभाजी ने क्या किया था, रिलीज कर दिए संभाजी के बेटे साहू को। हियर आफ्टर द मराठास वे डिवाइडेड इनटू टू राइवल कैंप्स। अब यहाँ पर दो भागों में मराठा बट गए। कैसे बटे, एक तो थे ताराबाई के थ्रू जो कहाँ पर रूल कर रही थी, कोल्हापुर में, और दूसरी तरफ ये जो शाहू थे ये कहाँ पर, सतारा में। तो दो भाग हो गए थे। यानी पहले अगर हम देखेंगे तो मराठास को एक छत्र में भगवा रचाने वाले थे कौन, शिवाजी। शिवाजी के बाद जो आए वो पेशवाज हुए, कोई रूलर नहीं बने कि भैया पूरे अखंड साम्राज्य बनाया था शिवाजी ने। शिवाजी के बाद फिर छोटे छोटे रूल में आएंगे पेशवाज, फिर वो उन्होंने पेशवाई। अब यहाँ पेशवा जैसे शब्द का ओरिजिन देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, यही समझ लेना। तो कौन रिलीज हुआ मुगल की कैद से, संभाजी के बेटे शाहू। और इसी के बाद मुगल, यहाँ पर हमें मराठा एम्पायर दो भागों में टूटता देखा। एक तरफ ताराबाई जो कहाँ पर रूल हो रहे थे, कोल्हापुर में, और दूसरा जो ग्रुप था वो उसको लीड कौन कर रहे थे, शाहू सत्ता। अगला देखना, सिविल वॉर, गृह युद्ध के बाद अब दो भाग में डिवाइड होने लगे, आपस में लड़ने लगे। तो इस सिविल वॉर के बाद शाहू जो थे वो इमर्ज हो गए विक्टोरियस, यानी ताराबाई वाला दल हार गया और शाहू वाला दल आगे आ गया, जीत गया। अब सुनना, यहीं से एक नया सिस्टम हुआ लीडरशिप का, किसका, बालाजी विश्वनाथ द्वारा। और द पेशवा कौन है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ द किंग शाहू। यहाँ से एक नया सिस्टम आया पेशवाई का, और वो पेशवा कौन बने पहले, बालाजी विश्वनाथ। और बालाजी विश्वनाथ कौन थे, शाहू के दरबार में कौन थे, प्राइम मिनिस्टर। कंफर्म हो गया इतना। तो यहाँ से एक नया पद का जन्म हुआ, वो कौन था, पेशवा। और जहाँ पेशवा रूल करते थे उसे बोलता था पेशवाई। आपने देखा होगा बाजीराव मस्तानी मूवी आई थी, तो जो पेशवा की बीवी होती है उसे क्या बोलते हैं, पेशन बाई, याद है ना। तो अब यहाँ पर अपन अगला देखते हैं, देखो इधर, मराठा मेंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रिब्यूटरीज। मराठा ने एक बहुत बड़े एम्पायर को क्या किया, ट्रिब्यूटरी, छोटी छोटी गड़ियां बनाते गए, ठीक है। उसके बाद ये जो था, हु वर बाउंडेड बाय द एग्रीमेंट टू पे द, ये क्या करते थे, ये रूल नहीं करते थे, ये तो बस जीती, और जीतने के बाद राजा को बिठा के क्या कहते थे, अब तू हर महीने हमें क्या देगा, टैक्स। अब तुम इनका दिमाग सोचो, ये चाहते तो रूल भी तो कर सकते थे, पर ये रूल नहीं करते थे। इनको चाहिए था सिर्फ रेवेन्यू, पैसा कमाना था। इन्होंने राज करने की योजना नहीं बनाई, राज तो तुमसे ही करवाएंगे, बस हम तुम्हें सिक्योरिटी देंगे, और सिक्योरिटी के एवज में हम तुमसे क्या लेंगे, पैसा। ये समझना, जब भी मराठा लिखने को आएगा तो यहाँ से समझना, इन्होंने ट्रिब्यूटरीज, छोटी छोटी जगहों को, जागीरों को जीता, और उनके साथ क्या कर लेते, एग्रीमेंट करके रूल फिक्स कर देते, रेगुलर टैक्स, जैसे क्या बोलते थे, चौथ। तो ये टैक्स होता था कि अब हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, तुम हमारे अंडर काम करोगे, चौथ वसूली। द मराठा डिफीट। अब मराठाओं ने कितना बड़ा एम्पायर बनाया, सुल्तान ऑफ मैसूर, वो नीचे हैदर अली, उनसे वसूल रहे हैं। अवध, ये बंगाल, ये नीचे हैदराबाद, आरकोट, समझ गए, इतना बड़ा। यही नहीं, जो दक्षिण में एक पालीगार थे, पॉलीगार कौन होते थे, ये पॉलीगार लिखा है, एक्चुअली वन प्रोनाउंसिएशन विल बी पालीगार।
जो जमींदार होते ना बड़े वर्ड, उन्हें पालीगार बोलते थे। बड़े बड़े जमींदारों को क्या बोलते थे? पालीगार। इतने बड़े साम्राज्य को छोटे छोटे टुकड़ों में काट के हर राजा जो होगा ना वहाँ का पालीगार होता था। वो पालीगार टैक्स कलेक्टता था और वो किसको दे देता था? निज़ामों को या फिर हैदराबाद के निज़ामों का, इनको। तो दीज आर पालीगार सिस्टम। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। तो जो पालीगार रूलर थे उनको दे दिया। दे एक्सट्रैक्टेड चौथ फ्रॉम द रूलर। अब देखो पालीगार सिस्टम, इसके बाद अलग है, ये क्या करते थे? ये भाई सब चौथ वसूलते थे। दिल्ली से ले रहे हैं, दिल्ली, मुगलों से भी चौथ वसूल रहे हैं। उसके बाद अवध, देन उसके बाद बंगाल, बिहार, उड़ीसा, पंजाब, हैदराबाद, मैसूर, उत्तर प्रदेश, और यहाँ तक कि वो राजपूतों से भी चौथ वसूलते थे। इसका मतलब समझा? ये पूरे एरिया इन्होंने कैप्चर कर लिए थे। चाहते तो रूल कर लेते, लेकिन रूल नहीं करना, इन्हें तो हर महीने क्या चाहिए? पैसा। चौथ वसूलते थे। ठीक है, अब अगला, पहले हमें पेशवा देखने को मिलते हैं जिनका नाम क्या था? बालाजी विश्वनाथ। ये इंपॉर्टेंट है, यहां से समझेंगे। ठीक है, ही सपोर्ट द साहूजी महाराज। इन्होंने साहूजी महाराज को सपोर्ट किया सिविल वॉर में, एंड इन रिटर्न, और वापस लाए। साहूजी ने इन्हें अपॉइंट किया पेशवा। तो भैया साहूजी महाराज ने पहली बार पेशवा अपॉइंट किए। बालाजी टर्न्ड। अब जो बालाजी थे ना, पेशवा क्या काम करता था? पेशवा का अपना एक ऑफिस होता था। ठीक है, उस ऑफिस में पेशवा क्या करते थे? उसके बाद फंक्शनल एज अ हेड। उस पूरे ऑफिस में जो सबसे बड़ी पदवी होती थी वो किसकी होती थी? पेशवा की, ऑफ द मराठा एम्पायर। बस साहूजी एक्ट एज ओनली द फिगर हेड। और साहूजी कौन होते थे? इन सभी पेशवाओं का एक राजा। कौन थे? साहूजी। और सारा किंगडम छोटे छोटे पेशवाज में। अब यहाँ समझना, इन 1719 बालाजी सपोर्ट, अब यहाँ पर अपन ने सैयद ब्रदर्स पढ़े थे जिनको क्या कहा जाता था? किंग मेकर। वो सैयद ब्रदर्स की मदद करी और फर्रुखसियार को हटाने में। अब इनको हटा दिया। अब जो पढ़ा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सुनहरा फरमान, मैग्ना कार्टा, कौन सा था? 1717। कौन आए थे? ब्रिटिशर्स। मराठा का मैग्ना कार्टा पढ़ा है कभी? अब यहां से समझना, यहां से जब सैयद बंधुओं की मदद करी तो सैयद बंधुओं ने इनाम के तौर पर एक क्या दिया? मुगल सनद दी 1719 की। सनद मतलब क्या होता है? एक सर्टिफिकेट। और ये सर्टिफिकेट ही मैग्ना कार्टा ऑफ मराठा कहलाया। क्या? हिस्ट्री में। मैग्ना कार्टा मतलब क्या हो गया? जाओ वसूलो, तुम वसूलो, हमारी जगह तुम वसूलो। अब देखो वसूलेंगे, बहुत जोर से वसूलेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस, मराठा को रिसीव मिल गए राइट्स क्या कलेक्ट करने के? चौथ और सरदेश मुखी पूरे के पूरे दक्कन में, कर्नाटक में। सोचो पूरा साउथ दे दिया, जाओ जाके सरदेश मुखी और चौथ वसूलो। The Marathas the Maratha became the सरदेश मुखी of entire Dakkan and the Karnataka region। मराठा ने सरदेश मुखी वसूलना चालू कर दिया पूरे के पूरे रीजन में। तो सोचो वहां पर 1717 खतरा किसने दिया था? फर्रुखसियार ने। किसको दिया था? ब्रिटिशर्स को। यानी जाओ बिजनेस करो, फ्री ऑफ टैक्स वसूलो, हमें कोई, यही चीज मराठास को दे दी। यानी पावर किसके हाथ में पहुंच गई? मराठास। अब यहां से मराठाओं का दल बनने वाला था जिसे बोलते थे फाउंडेशन ऑफ मराठा कॉन्फेडरेसी। अब कॉन्फेडरेसी मतलब एक पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन, एक पूरा का पूरा दल। अब इसके बारे में बात करते हैं। इन ऑर्डर टू कलेक्ट द सरदेश मुखी एंड चौथ। अब सरदेश मुखी और चौथ को वसूल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एरिया के हमें क्या बनाने पड़ेंगे? बंदे जो वसूल के दें। तो देखो यहाँ पे क्या, इन ऑर्डर टू कलेक्ट द सरदेश मुखी एंड चौथ ही हैज असाइन्ड द सेपरेट एरिया ऑफ मराठा सरदार। तो हर एरिया का जो वसूल करेगा वो क्या कहलाएगा? मराठा सरदार। और इसी सिस्टम को वात में क्या कहा जाने लगा? नोन एज वतन। क्या बोला जाने लगा? वतन्स। वतन्स और सजजाम्स। ठीक है, ग्रांट्स ऑफ दी लैंड्स। दिस फॉर्म ऑफ जागीरदारी सिस्टम, इसके कारण क्या हुआ? मराठा एम्पायर धीरे धीरे एस्टैब्लिश होने लगा। मतलब कैसे एस्टैब्लिश होने लगा? राजा तो भले ही कोई है, लेकिन रूल कौन कर रहा है? पैसा कौन छाप रहा है? मराठा। अब देखो, पर उल्टा हुआ। बट इट लेड टू द वीकेंड ऑफ द मराठा लॉन्ग रन। लंबे समय तक नहीं चल सकता। आज आपसे कोई कह दे कि हम आपको मंथली चौथ वसूलेंगे, अब आप जाओ पुणे रहो। आप पहुंच गए पुणे। पुणे के बाद क्या हुआ? उसने तो अपनी आर्मी बनाई। आर्मी बनाने के बाद आपसे लड़ाई चालू, कॉमन सी है। तो यहाँ से हमें क्या देखने को मिला? यहाँ पे मराठास लॉन्ग रन में हमें ये चीज़ें देखने को नहीं मिलती। यानी मराठास का ये वाला जो है वो कंफर्म नहीं होता। इसके बाद क्या हुआ?
बट इन द लेटर द मराठा वीक हो गए लॉन्ग रन, इट मेड द किंग लार्जली डिपेंडेंट ऑन द सरदार फॉर द फाइनेंस। इसके बाद क्या हो गया, जो पुणे में बैठा है वो किस पे निर्भर है, इन सरदारों पे। सरदार दे नहीं दे, पावर घटने लगी। अब हमें क्या देखने को मिलता है, द सरदार एस्टैब्लिश, यही सरदारों ने क्या किया, उनके खुद के जो लैंड से एस्टैब्लिश देयर डिस्टिंक्ट लैंड ऑफ मुगल एम्पायर वेयर दे सेटल डाउन एज एन ऑटोनॉमस चीफ। उन्होंने क्या करा, उन्होंने कहा अब ये तो और अच्छी बात है, अपन ही तो बन जाओ, उधर पुणे तक क्यों भेजना, तो वो बनने लगे। बालाजी विश्वनाथ को कहा जाता है सेकंड फाउंडर ऑफ मराठा एम्पायर। पहले कौन थे, शिवाजी, दूसरे कौन थे, बालाजी विश्वनाथ। इस तरीके से मराठा एम्पायर हमें देखने को मिला। अब आते हैं हीरो नंबर 1, जिनका नाम था पेशवा बाजीराव फर्स्ट। अब ये पेशवा बाजीराव क्यों, कौन थे, बहुत इंपॉर्टेंट है इनके बारे में सुनना। इन्होंने फॉर्मुलेट द न्यू पॉलिसी ऑफ इंपीरियलिज्म, इन्होंने शाही इंपीरियलिज्म की एक नई पॉलिसी बनाई। वो नई पॉलिसी क्या थी कि अब तक जो भी, इधर देखो इधर, जो भी मराठा रूल कर रहे थे वो कहाँ जा रहे थे, दक्षिण में, डेक्कन में जा रहे थे। इनने कही डेक्कन नहीं, अपन चलते हैं ऊपर नॉर्थ, क्योंकि ताकतवर तो नीचे थे, दिल्ली साइड तो सब कैसे थे, कमज़ोर। और यहीं से समझने आया कि उन्होंने एम्पायर एक्सटेंड किया कहाँ पर, नॉर्थ में। उन्होंने एक नई सोच लाई, हिंदू पद पादशाही, ओटी आ चुका है टिक लगाने। हिंदू पद पादशाही की थीम क्या थी, इसका मतलब क्या था, एक हिंदू राजा दूसरे हिंदू राजा की मदद करेगा। पहले लोग आपस में मदद करते, कहाँ, बुराई करवा लो, लुगाइयों के लक्षण, लेकिन भाई साहब ये नहीं होगा। तो हिंदू एम्परर क्या करेगा, ग्रेन सपोर्ट ऑफ द दूसरे हिंदू किंग अगेंस्ट मुगल, जहां भी मुगल से कोई भी प्रॉब्लम होगी एक राजा दूसरे की मदद करेगा। 20 साल के कार्यकाल में मराठा ने मालवा, गुजरात, बुंदेलखंड सबको जीत लिया। इनको कहा जाता था अपने एरिया का फाइटिंग पेशवा, यानी ऐसा पेशवा जो पैदा ही लड़ने के लिए हुआ है। तो इनका एक योद्धा पेशवा के नाम से पूरे महाराष्ट्र में इनकी तूती बोलती थी। अगली चीज, इन्होंने निजाम और मुल्क हैदराबाद को 2 बार हराया, और यहीं के नहीं, इन्होंने चौथ और सरदेश मुखी, सोचो मुगलों के 6 सूबों से वसूलते थे, अकेले इससे नहीं, 6 सूबों से। सूबे मतलब प्रोविंसेस, एरिया, जैसे ईस्टर्न प्रोविंसेस, वेस्टर्न, उसके बाद अपन बंगाल प्रोविंसेस हो गया, प्रोविंसेस मतलब प्रांत, पूरे एरिया से वसूलते थे। अगला, बाजीराव ने सिद्दीज ऑफ जंजीरा आइलैंड के लोगों तक को हरा दिया था। 1737 में मराठा उनके लीडरशिप में उन्होंने एनेक्स किया गुजरात, मालवा और बुंदेलखंड। सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं। इन्होंने दिल्ली तक मार्च करी, वहां रेड करी, बाय डिफीटिंग द माइटी मुगल आर्मी, मुगल आर्मी को भी हरा दिया। इन्होंने कैंपेनिंग चलाया जिसमें इन्होंने क्या करा, पुर्तगालियों को भी हराया और उनसे सालसेट और बेसिन दोनों के दोनों जीत लिए। ये इतने पावरफुल थे। बंगाल और पंजाब सूबे भी अब इन्हीं के मराठा के अंतर्गत आने लगे थे, और इन्होंने पॉलिसी ऑफ बाजीराव को आगे बढ़ाया। इन्होंने ट्रांसफर द मराठा एम्पायर इनटू द इंडियन स्टेट, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने पूरे मराठा एम्पायर को पूरे अखंड भारत के स्टेट्स में क्या किया, कैप्चर करा। ये देखो, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये शिवाजी और इनका कंट्रीब्यूशन है। इतना बड़ा विशाल इन्होंने साम्राज्य बनाया। अब वो क्या कहना चाह रहे हैं, इनको क्या कहा जाता है, ही है उसके बाद इनको ग्रेट एक्सपोनेंट्स ऑफ द गुरिल्ला टैक्टिक। शिवाजी के बाद अगर कोई छापामारी युद्ध में पारंगत था तो वो यही था। छापामारी युद्ध पता ही है, पता है, नहीं पता, तुम्हारी मोहल्ले में किसी से लड़ाई हो जाए तो वो लड़ेगा तुमसे, तो तुम उससे पिटे जाओगी। लेकिन सोचो अब उसे मारना कब है, वो नहाने गया घाट पे, एक बढ़िया चंखारी लेग मार दो, छुप के लड़ाई लड़ना, ठीक है, पेड़ों में छुप जाओ, ये कर दो, खाने में जहर दे दो, सब काम आएगा। अगला कौन आता है भाई साहब, उसके बाद आते हैं कौन, पेशवा बालाजी बाजीराव। इन्हें नाना साहिब कहा जाता था। क्या कहा जाता था, नाना साहिब। अब नाना साहिब के बाद इन्होंने एक संगोला एग्रीमेंट किया था। संगोल एग्रीमेंट, ये किताब में नहीं मिला, ठीक है, ये अलग से याद रखना। ये संगोला एग्रीमेंट क्या था, ऑल्सो नोन हैज द कॉन्स्टिट्यूशनल रेवोल्यूशन ऑफ 1750। ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेवोल्यूशन क्या था, तो ये था कि आफ्टर द डेथ ऑफ साहू के बाद उनके जितने भी सक्सेसर होंगे, जैसे राजा राम, प्रिपेयर अ डॉक्यूमेंट, और इस डॉक्यूमेंट को कहा गया संगोल एग्रीमेंट। संगोल एग्रीमेंट किसकी जागीर किसकी है, और लिखित दस्तावेज बनाने की।
इट ट्रांसफर्स द पावर ऑफ छत्रपति। इस संगोल एग्रीमेंट में क्या था, इसमें यह बता दिया गया है कि पहले जो छत्रपति की ताकत होती थी, यानी पहले कौन थे, साहू जी महाराज, साहू जी महाराज के पास जो ताकत थी, अब वो इतनी बड़ी ताकत को छोटे छोटे राजाओं में बांट देंगे। तो यहां से छत्रपति टू पेशवा, यानी पहले सब क्या होता था, एक छत्रपति होता था और उसके नीचे कई सारे पेशवाज आते थे। अब पेशवा खुद ही क्या हो जाएंगे, छत्रपति की ताकत ले लेंगे। उसके बाद बिकेम द चीफ रूलर ऑफ मराठा स्टेट। अब हेंस इसके बाद पेशवा जो है वो चीफ रूलर होगा मराठा स्टेट का, और सबका हेडक्वार्टर क्या होगा, पुणे। इसके बाद हियर आफ्टर नाना साहिब जो थे वो सुप्रीम अथॉरिटी बन गए थे, किसकी। अब आप खुद सोचो, इधर देखो, छोटे छोटे पेशवास बने, पेशवा बने, बालाजी बाजीराव तक पेशवा, सब पेशवा कहलाए, वो भी पेशवा थे। इसके बाद उन्होंने क्या कह दिया, अब एक संगोल एग्रीमेंट हो गया, जिसका मतलब क्या था, अब अपन भी राजा होंगे। अब अपन राजा कौन से, सबका राजा एक होगा, और वो राजा कौन कहलाएगा भाई, सभी पेशवा होगा। वो राजा कौन होगा, छत्रपति से पेशवा में ट्रांसफर होगा, पेशवा अब चीफ रूलर होंगे, इनका एक हेडक्वार्टर होगा, और हेडक्वार्टर कहाँ से चलेंगे, पूरे मराठास के, पुणे से, कंफर्म है। और नाना साहिब उसके पावर बन गए। अब एक्सपेंशन पॉलिसी क्या थी पेशवा बाजीराव की, तो मराठा एम्पायर जो रोज था वेयर वह एक्सटेंडेड फ्रॉम कलकत्ता टू आरकोट। इन्होंने कलकत्ता से लेके आरकोट तक पूरा मराठा एम्पायर को एक्सटेंड कर दिया। क्लियर है। अब अगला, द किंगडम लाइक बंगाल, राजपूत एंड मैसूर जो थे उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया मराठा की सोवर्निटी। सोवर्निटी का मतलब क्या है, आप ही पापा हो, अब तो हम आपको हर महीने का पैसा देंगे और हम ये प्रॉमिस करेंगे, पे द रेगुलर ट्रिब्यूट इन रिटर्न, और ये प्रॉमिस कर लेंगे कि मराठा तब तक तुम में लट्ठ नहीं देंगे जब तक पैसा आता रहेगा। अगली चीज, समय था 1752 का, नाना जो नवाब ऑफ अवध, सफदर जंग रिक्वायर द मराठास टू हेल्प द डिफीट ऑफ अफगान रोहिलास। उन्होंने मदद मांगी, मराठास ने मदद करी रोहिला को हराने के लिए, और पूरा रोहिलखंड जो था, आज वो नॉर्थ जो वेस्टर्न ऑफ यूपी है, ये पूरा एरिया उन्होंने जीत लिया था। याद करो वो ऊपर वाला एरिया, अवध के उधर वाला अपन बात करें। अगला, बाय 1753 तक मराठा सक्सेस इंस्टॉलेशंस ऑफ द मुगल एम्पायर फॉर देयर चॉइस, दिस लेड द इन्फ्लुएंस ऑफ मराठा इन द मुगल पॉलिसी। अब आप सोचो, मराठा इतने ताकतवर हो गए थे कि मुगल एम्पायर भी अब उनकी चॉइस पे था, कल मार दें, कल ख़त्म कर दें, तो अब तो हमें पैसे दो। और मराठा एम्पायर ने कहीं ना कहीं मुगल पॉलिसीज़ को भी इन्फ्लुएंस किया। अब मराठा कहाँ पहुँच चुके थे, ऑन द टॉप। और ये दुनिया का इतिहास है कि जो उड़ता हुआ होता है ना, लाइफ कभी पैरेलल नहीं चलती, अच्छा ही अच्छा चले, उतार चढ़ाव रहते हैं, यहीं से डिक्लाइन होना चालू हुआ। अब ये समझना, ये पूरा मेंस का टॉपिक है, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत इन 1761। अब थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुई क्या हुआ, तो पहले रीजन देखो, अब अगला क्या टाइमिंग है। 1732 में पेशवा एंटर करते हैं एक एग्रीमेंट के साथ मुगल एम्पायर, और इस एग्रीमेंट के तहत पेशवा ने मुगल एम्पायर से ये बोल दिया कि हम तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे, द मुगल एम्पायर, एक्सटर्नली और इंटरनली, बस तुम तो हमें क्या दे देना, टैक्स, चौथ दे देना, देखो सीधी बात, और हम तुम्हें कवर करेंगे, बस तुम हमें क्या करोगे, चौथ वसूली, और चौथ हमें दोगे, नॉर्थन प्रोविंसेस से भी दोगे, नॉर्थन पूरा प्रोविंसेस, और पूरा रेवेन्यू आगरा और अजमेर का तुम हमें दोगे। मतलब मराठा इतने पावरफुल हो गए थे, तुम्हारी घर की तिजोरियों में से पैसा निकालने लगे। अब बताओ इससे किसकी सड़ेगी, मुगल्स की, सभी तो ले जा रहे हो। अगला, दूसरा रीजन, इन मार्च 1758 मराठा के जो लीडर थे रघुनाथ राव, वो क्रॉस कर गए थे पंजाब और एक्सपेंड द प्रिंस। और देखो झांसे कितना सबसे इंपॉर्टेंट, उस टाइम पंजाब पे शासन किसका था, उस टाइम तिमूर का था। तिमूर कौन था, वो आ रहा है, कौन आने वाला है, चंगेज का गाय को याद करो। पानीपत में किस किस की बैटल हुई थी, एक तरफ पर अहमद शाह अब्दाली का लड़का, देखो यहाँ पे तैमूर सन ऑफ अहमद शाह अब्दाली, वो बैठा था पंजाब सूबे पे, जो लाहौर वाला एरिया, फ्रॉम लाहौर, उसे वहां से पहुंचे, द मराठा ने उसे वहां से हटाया। किसको हटा दिया, अहमद शाह अब्दाली के बेटे को। अब समझो अहमद शाह अब्दाली कुछ नहीं कर रहा था, जबरन उसके बेटे को हटा दिया। मराठा ने आदिन खान को क्या बनाया, आदिन खान बेग को वहां का गवर्नर बना दिया।
अब आफ्टर द डेथ उसके बाद शिवाजी शिंदे बिकेम द गवर्नर ऑफ पंजाब। ये मरा आदीना खां, उसके बाद कौन बने? शिवाजी शिंदे, ये बन गए भाई साहब नए गवर्नर ऑफ पंजाब। अब अगला, बुरी किसको लगेगी? किसके बेटे को हराया? अहमद शाह, लग गई बुरी। ये जो प्रिंस जो था अहमद शाह बिकेम एन इमीडिएट कॉज ऑफ द बैटल ऑफ पानीपत। अब तूने मेरे बेटे को हराया ना, अब तू तैयार हो जा, अब अपन तुझ पे अटैक करेंगे ही करेंगे। अब अब्दाली को सपोर्ट किसने किया? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नजीब उद्दौला, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, रोहिला खंड का, और सुजा उद्दौला अवध का, इन दोनों ने किसकी मदद करी? अहमद शाह अब्दाली। अगला, अब यहीं से समझना, बहुत 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 इंपॉर्टेंट, मराठास की मदद किसी ने नहीं करी। क्यों नहीं करी? क्योंकि मराठा उसने किसी के साथ अच्छे रिलेशन मेंटेन ही नहीं करे। मराठा हो रहे थे अपन जैसे, किसी से कोई बात ही नहीं करना, सबसे सड़ा के चलना, जाए मारो बाय पीटो, जाए करो वो करो, हमें तो सिर्फ क्या चाहिए तुमसे? टैक्स। तो रिलेशन बनेंगे क्या? नहीं बने। अब देखो यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, सपोर्ट ऑफ मराठा, मराठा डिडंट रिसीव अ स्ट्रॉन्ग मिलिट्री सपोर्ट। क्यों? क्योंकि उनकी पॉलिसी ही ऐसी थी, क्या? इनडिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव करते थे। और भेदभाव कैसे? विच अफेक्टेड बाय ऑलमोस्ट हिंदू एंड मुस्लिम चीफ। हर आदमी, राजपूत मदद नहीं कर रहा है, जाट मदद नहीं कर रहा है, कोई मदद नहीं कर रहा, कौन करेगा? अगला, एक आदमी था सूजामल, सूरजमल, वो सूरजमल ने भी, हाँ ठीक है देख लेंगे, आसाद था पर उसने भी न्यूट्रल रहा वॉर के टाइम, और इसी के कारण ये जो मराठा जो वॉर थी, कौन सी? थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, वो हार गया था। और भी रीजंस थे। अब लड़ाई के दिन क्या था यहाँ पे समझना, डे ऑफ वॉर। मराठा की, अहमद शाह अब्दाली की फोर्स ज्यादा थी, मराठास के पास कम फोर्स थी। ऑन एन अप्रॉक्स इनके पास 35,000 थी और उनके पास 45,000, 10 से 15,000 अहमद शाह अब्दाली के पास ज्यादा थे। अब देखो अगली चीज, द फोर्सेज ऑफ मराठास एंड अहमद शाह अब्दाली पानीपत पे मीट करती हैं 14 जनवरी, ठीक है, 14 जनवरी 1731 को, सॉरी 1761 को। मराठा के कैंप में कौन बैठा था? विश्वास राव, जो बालाजी का बेटा था, जो सिर्फ नाम मात्र का हेड था, असली ताकत तो थी सदाशिव राव के पास। मराठा के पास एक और पावर थी, वो थी उसकी इन्फेंट्री, तोप खाना, और वो तोप खाना चला रहा था यूरोप का सबसे अच्छा तोपची, जिसका नाम था इब्राहिम खां गार्दी। ये याद रख लेना, इस आदमी का नाम याद कर लेना, ओटी लगाने आया था एक बार, इब्राहिम का गार्दी। अगला, द मराठास वे डिफीटेड, मराठा हार गए अब्दाली की सेना से, और कंप्लीमेंट्री विप्ड आउट, उनका सफाया हो गया। बालाजी बाजीराव को पता चला कि मोड़ा कब हो गई, पता चली? अगला, वाई मराठा डिफीट इन वॉर, मराठा हार क्यों गए? अब अगला रीजन है। सबसे पहली बात, आउट नंबर्स ऑफ मराठा फोर्सेस, मराठा के हारने का रीजन था, अब्दाली के पास करीबन 60,000 की फौज थी, मराठा के पास 45, वो ऑन द 15,000 का अंतर था, ठीक है। अगला, अब्दाली फोर्स बेटर थी मराठास के कंपैरिजन में। फॉर इंस्टेंट अब्दाली फोर्स ने जो थी, उसके पास थी मस्केट, बंदूकें, जो लाइट गन थी, छोटी छोटी बड़ी बड़ी तोपें, लॉन्ग बैरल्स, और बहुत अच्छी अच्छी बंदूकें। मराठास के पास तो वही थी, तलवार भाले, जय मराठास के पास हुआ करते थे। मराठास वेर फॉर्मो ऑलमोस्ट एलोन इन द बैटल। अब मराठा के हारने का रीजन था, ये तो अकेले ही लड़ रहे थे, क्योंकि इनकी एक पॉलिसी थी, प्लंडर, लूट, रेड करो। क्योंकि मराठा ने किया क्या है, पहले लूटेंगे, लूटने के बाद चौथ वसूली, सरदेशमुखी, तो मेरे साथ अच्छे रिलेशन तो बनाए नहीं ना कभी। तो अगली चीज, राजपूत हो, बंगाल हो, मैसूर हो, कोई भी हिंदू ना मुस्लिम, किसी ने सपोर्ट नहीं किया, इसलिए तो हार गए। अवध, रोहिला खंड, सिर्फ और सिर्फ मराठास किंगडम लाइक अवध और रोहिला खंड ने किसका मदद करी? अहमद शाह अब्दाली, लेकिन इनकी तरफ से तो कोई बोला ही नहीं ना। म्यूटनी, डिसकंटेक्ट एंड कॉन्फ्लिक्ट, आपस में ही लड़ रहे थे। इनके कैंप के बाद इनमें जो एक राजा सूरजमल थे, वो जो कह रहा था मारे लाने दिल्ली दे देगो कि ना देगो, भाई दिल्ली चाहिए थी, वो जो कह रहा था दिल्ली में बैठा, उन्होंने कहा तू पागल है, दिल्ली तो हमें सरदेशमुखी चौथ दे रही, हमें ना पता हो हमें बना रहे हो कि ना बना रहे हो, तो बाद में कहीं नहीं बना रहे तो हम भी तुम्हारी मदद नहीं कर। आपस में ही कॉन्स्पिरेसी चल रही थी। अगला इंपॉर्टेंस क्या देखने को मिला, सिग्नी, विशेषता क्या थी? नीदर द मराठास नॉर द अफगान्स, दोनों को ही बेनिफिट नहीं मिला।
दो ताकतें लड़ बैठी, कहते हैं ना दो कुत्तों की लड़ाई में बिल्ली रोटी मार जाती है। वह बिल्ली कौन थी? ईस्ट इंडिया कंपनी। अब देखो ईस्ट इंडिया कंपनी की फटती थी मराठाओं के मारे, क्योंकि ये मराठा ही एक ऐसे थे जिनके कैरेक्टर को समझा नहीं जा सकता था। क्यों? जो कभी भी लड़ लेते थे। राजपूत जो कहते थे रात में लड़ाई नहीं होगी, दूसरे रूलर कहते थे, जो मराठा रात में भी निपटा देते थे। इनका तो सीधा साधा उसूल था, साम दाम दंड में जीत चाहिए, बस इन्हें जीत चाहिए थी। तो अब यहां देखो रियल बेनिफिट हुआ कौन? ब्रिटिशर्स। कैसे हुए? इस बैटल ने बिगिनिंग कर दिया मराठा का डिक्लाइन। अब मराठा का कोई प्रोमिनेंट बचा ही नहीं ना, इंपीरियलिज्म, जिसके कारण ब्रिटिशर्स को अपॉर्चुनिटी हुई। और इसी अपॉर्चुनिटी के कारण, क्योंकि देखो सीधी बात यार, मराठा मुगल्स तो खत्म ही थे, मराठा ही एक बहुत बड़ी ताकत थी, वो खत्म हो गई। बाकियों को बिकना आता था। राजपूत देखो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत अच्छे रिलेशन रखे, किसके साथ? मुगलों के साथ, वो बचे रहे। उसके बाद अब अंग्रेज आ जाएंगे, अंग्रेजों के साथ अच्छे रिलेशन हो जाएंगे, तो चुप। 1857 की क्रांति में अगर राजपूत तलवार उठा लेते तो इनके बाप मतैया का नहीं बचा पा रहे थे, सब निपटा ले, जाट उठा लेते। क्या हुआ? जो जो अंग्रेजों के साथ अच्छे रिलेशन नहीं थे उन्होंने 1857 की क्रांति की नहीं। तो ये यही रीजन देख लो आप। तो अंग्रेजों को फायदा हुआ, इसी अपॉर्चुनिटी के साथ ब्रिटिशर्स ने पूरा एक्सपेंड किया। अब कौन आए? पेशवा माधवराव। अब जितने भी आएंगे वो गुलाम रहेंगे अंग्रेजों के। झांसी की रानी आपने सब देखा ही होगा, अंग्रेजों की डोमिनेंसी। उनका एक था डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स, ठीक है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स, और लॉर्ड डलहौजी की जो नीतियाँ थी, सब्सिडरी अलायंस, सहायक संधियाँ, ये अब अंग्रेज लूटेंगे। अब देखो पेशवा माधवराव, ही रिस्टोर्ड द मराठा एम्पायर, इन्होंने करा, और नाना फडणवीस की मदद करी। दिस फिनोमिना केम टू नोन एज मराठा, ठीक है, री सेक्युरेशन। अब ये क्या था? तो इसमें ये था कि एक मराठा दूसरे की मराठा की मदद कर रहा था, पर लेकिन अब तो कोई राजा ही नहीं बचे, तो आपको मदद करने से कोई मतलब नहीं है। इसने क्या करा? सबड्यू द राजपूत, जाट्स, उसके बाद कहीं ना कहीं मैसूर और हैदराबाद, इनको कहीं ना कहीं बनाने की कोशिश करी। अंडर दिस साइन मुगल एम्परर, जिसका नाम था शाह आलम सेकंड, वाज रीस्टोर्ड ऑफ दिल्ली। शाह आलम द्वितीय को गद्दी बिठाला, और वो शाह आलम क्या था? कठपुतली था। अब दिल्ली भी किसके हाथ में आ गई? अंग्रेजों की। तो भैया बैटल ऑफ पानीपत अंग्रेजों के लिए, कहते हैं ना, जैकपॉट साबित हुई, क्योंकि अंग्रेज इन्हीं से डटते और खत्म। अब इसमें बहुत अच्छे अच्छे रूलर तो निपट गए ना, तो अब कोई बचा ही नहीं। इसके बाद आते हैं पेशवा नारायण राव। इन्होंने कुछ नहीं करा, जो बेचारे अच्छे वाले रूल कर रहे थे, इनके अंकल जी आए रघुनाथ राव, इन्हें सोते में इन्हें काट गए। काटने के बाद पेशवा रघुनाथ राव, नानाजी फडणवीस और 11 अदर एडमिनिस्ट्रेटर्स, ठीक है, जिसका बार भाई इंक्लूडेड द महदजी सिंधिया और तुकोजी होलकर, इन्होंने क्या करा? डिस्पोज। दे केम टू नोन एज, इन्हीं को क्या बोला जाता है? बारबाई कॉन्स्पिरेसी। अब बारबाई क्या थी? इन सब ने मिलकर एक षड्यंत्र रचा था पेशवा रघुनाथ राव के साथ, और ये पेशवा रघुनाथ राव ने मिलके क्या कर दिया था? ही डिस्पोज एंड किल्ड बाय द अंकल, रघुनाथ राव को मार दिया था। क्लियर है? अब अगली चीज वो क्या कह रहे हैं, इसी को बोला जाता है बारबाई कॉन्स्पिरेसी, बारबाई षड्यंत्र, ठीक है। पेशवा सवाई माधोराव आते हैं, इन्होंने प्रथम एंग्लो मैसूर एंग्लो मराठा वॉर में कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट किया, लेकिन अब इनके पास तो कोई अच्छा रूलर ही नहीं बचा था ना, तो वीकेंड सेंट्रल अथॉरिटी, पूना इन द कोर्ट, मराठा सरदार कार्व्ड सेमी इंडिपेंडेंट स्टेट, छोटे छोटे इंडिपेंडेंट स्टेट्स में बट गए। किसके बाद? फर्स्ट मराठा के बाद, फर्स्ट एंग्लो मराठा। अब हमें होलकर, इंदौर, सिंधिया, गायकवाड़, बड़ौदा, ये वो गुजरात वाला एरिया, भोसले, नागपुर, ये छोटे छोटे। इसके बाद आते हैं पेशवा बाजीराव सेकंड, इन्होंने सेकंड एंग्लो मराठा वॉर में यहाँ से मराठास को डिफीट मिली। थर्ड में क्या हुआ था? मराठास वे डिफीटेड, और पेशवा जो थे वो कहीं ना कहीं क्या हो गए थे? एक्सटिंग्विश्ड, हमें देखने को मिलते। अब जो भी होंगे वो अंग्रेजों की कठपुतली होंगे, बस तुम्हें पेंशन भोगी रहेंगे, पेंशन लो, काम खत्म करो। अब मराठा की डिक्लाइन का रीजन क्या था? बहुत इंपॉर्टेंट। तो मराठा के डिक्लाइन का नाम था पहला प्लंडर और रेड, किसी के साथ कोई अच्छे फ्रेंडशिप रिलेशन नहीं, सबसे वो 2 टैक्स वसूलते थे। कौन कौन से? सरदेश मुखी और चौथ वसूली। अब यही लिखा है, मराठा अंडर द पेशवा अडॉप्ट अ पॉलिसी ऑफ रेड एंड प्लंडर, रेड मारो प्लंडर लूटो, यही करा उन्होंने पूरे भारत में। इन्होंने दे फोर्स द इंडियन रूलर टू पे ट्रिब्यूट टू द मराठास, उन्होंने जान करके इंडियन रूलर्स को क्या कहा? हमें नजराना देने के लिए भाई साहब बाध्य किया, और प्रॉमिस करा कि हम तुमसे रेड नहीं करेंगे। तो यार तुम तो दुश्मनी हो, अगर पैसे नहीं दिए तो तुम पे रेड नहीं करेंगे।
पैसे नहीं दे रहे हो तो करेंगे, और नहीं दिए अगर दे दिए तो नहीं करेंगे। इसका मतलब तुम दोस्त कहाँ हुए? अच्छे दोस्त होते तो पैसे नहीं मांगते। बोथ हिंदू और मुस्लिम, किसी ने मराठास की मदद नहीं करी। बैटल ऑफ पानीपत हुआ, कौन ने हरा दिया? अहमद शाह अब्दाली ने। किसको हरा दिया? पूरे मराठास को। लकली यूनिटी ऑलमोस्ट। अब उसके बाद लैक ऑफ यूनिटी, आपस में यूनिटी नहीं थी, आपस में ही सब अलग अलग लड़ रहे थे, क्योंकि कुछ जाके किसके साथ मिल गए? ऊपर अहमद शाह अब्दाली के साथ। किसी इंडियंस ने इनकी मदद नहीं करी। मराठा एम्पायर टूट चुका था। कैसे टूट चुका था? अब जो मराठा के फ्यूडल्स थे, इंदौर, ग्वालियर, बड़ोदरा, नागपुर, ये सब छोटे छोटे इंडिपेंडेंट, अब पूरी मराठा शक्ति टुकड़ों में टूट गई थी। एंग्लो मराठा वॉर हुआ, जिसमें मराठा को पूरी तरीके से जड़ से मिटा दिया, और हमें मराठा की हार देखने को मिलती है। क्लियर है पूरा मराठास? कोई डाउट? पानीपत, मराठास के डिक्लाइन का सबसे बड़ा रीजन क्या था? थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। कब हुई थी? 1760। किस किस के बीच में? सबको पता है रीजंस क्या थे? मराठा खुद उसके बहुत बड़े रीजन थे। प्रिंस ऑफ अहमद शाह अब्दाली कहां पर था वो? पंजाब। पंजाब से आगे पंजाब में उसको किसने हटा दिया? मराठास ने। चलो बाईपास कर दिया। तो ये थे आपके मराठास। क्लियर हो गया? चलो अब वीडियो बंद कर दो ज़रा, बाद में एक को लार्ज करके पूरी एक वीडियो बना लेंगे। अब यहाँ से हो गई। अब देखो छोटा सा है, सिख के बारे में बात कर लें। तो सिख किस एरिया में थे? पहले एरिया के बारे में बात कर लें। तो मैंने आपको एक स्लाइड शेयर कर दी है, नहीं हुआ चालू? चलो मैं देख लेता हूँ। देखो अब हटना दीदी। हाँ, अब अगली चीज जरा ये देखो, ये दिख रहा है आपको पंजाब वाला एरिया और ये सिंध वाला एरिया। इस पूरे एरिया में यहाँ तक काबुल वाले एरिया, पेशावर तक हमें कौन सा प्रांत देखने को मिलेगा? सिंध प्रांत। और ये सिंध के रूलर कौन थे? पूरे के पूरे सिख। अब जरा इन्हीं के बारे में बात कर लें। चलो सिख, इनकी क्रोनोलॉजी समझ लेते हैं कि सिख कौन थे। तो पहली चीज हमेशा याद रखना, पहले सनातन धर्म था, उसके अनुयायी जिन्होंने हिंदू देवी देवताओं को माना वो हिंदू कहलाए, सबको पता है। इस्लाम धर्म को फॉलो करने वाले मुस्लिम कहलाए। ये एक और था जो तरीके से न देवता को मानता था ना, ये उनकी अपनी एक विचारधारा थी जिसका पहला बेस होता था सेवा, सर्विस, टू सर्व। वहीं से एक आया जिसका नाम था सिखिज्म। और यहाँ से हम इसकी क्रोनोलॉजी समझते हैं। तो गुरु नानक वाज द बेसिक फाउंडर ऑफ सिखिज्म इन पंजाब। फाइन। 15th सेंचुरी में हमें सिख जो लिटरली मीन्स होता है, जिसका मतलब होता है डिसिप्लिन। क्या होता है? डिसिप्लिन। डिसिप्लिन सबको पता है, ठीक है। अब इनके बाद जो सेकंड आए थे वो थे गुरु अंगद देव। इन्होंने गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया था, मतलब द फॉर्म ऑफ राइटिंग ऑफ सिखिज्म। जितने भी सिख के जो राइटिंग स्क्रिप्ट है, जैसे हमारी देवनागरी है, ठीक है, हमारी देवनागरी है, वैसे ही जो सिख जो लिखते हैं उसे क्या बोलते हैं? गुरुमुखी लिपि। उनकी स्क्रिप्ट गुरुमुखी। इसके बाद इन्हीं ने लंगर व्यवस्था यानी फ्री किचन इंट्रोड्यूस करी थी। यानी जहाँ पर जो इनके टेम्पल्स होंगे, जो गुरुद्वारे होंगे, वहाँ पर फ्री खाना दिया करेंगे। इसमें कास्ट सिस्टम नहीं होता, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कोई भी आके यहाँ खाना खा सकता है, ठीक है। तो ये गुरु के लंगर के नाम से इन्होंने एक अपॉर्चुनिटी खोली थी, दैट इज अ सेंस ऑफ अ फ्री किचन। इन्होंने माल अखाड़ा फॉर द यूथ, इन्होंने एक मल अखाड़ा खोला था जिसमें लोग मतलब कहीं ना कहीं क्या करते थे? गेट टुगेदर करते थे, ठीक। इसके बाद गुरु अमरदास आते हैं। अमरदास के बारे में ये बोलते हैं कि इन्होंने आनंद साहिब का कंपोजिशन किया था, यानी आनंद साहिब जो प्रवचन थे वो सब उनको लिखना चालू कर दिया था। रिटन फॉर्म ऑफ जितने भी इनके गुरु ने इनको शिक्षा दी थी उसका रिटन फॉर्म आनंद साहिब में। स्टार्टेड आनंद कर्ज मैरिज, इन्होंने अपनी खुद की एक पॉलिसी बनाई थी। आपने देखा होगा पहले हिंदू ट्रेडिशंस में, आज भी हम यही फॉलो करते हैं, जब एक कपल्स की शादी होती है तो हम अग्नि के साथ फेरे लेते हैं। इनके में उस पूरी प्रथा को आनंद करज बोला जाता है। आनंद करज में क्या होता है? इनकी शादियां मंदिरों में या कहीं उसमें नहीं होती, इनकी शादी गुरुद्वारे में होती हैं। और ये 7 फेरे लेते हैं तो किसके लेते हैं? हरमंदिर साहब जो इनकी जो संस्कलन है उसका लेते हैं, ठीक है ना। अगला
तो यहाँ पर जो उनकी बुक है, तो सिखों की बुक बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कौन सी है? गुरु ग्रंथ साहिब। ये उसके फेरे लेते हैं। अब अगली चीज, उसके बाद आते हैं गुरु रामदास। इन्होंने अमृतसर सिटी की नींव डाली। इन्होंने अमृतसर सिटी की नींव डाली और यहाँ से ये बोलते हैं कि इन्हीं ने इनिशियली किसका कंस्ट्रक्शन चालू किया था? गोल्डन टेम्पल। अब जब आप बुक पढ़ोगे तो आपको पता पड़ जाएगा, एक मियाँ मीर थे जिनसे पत्थर रखवाया था, ये सब कहानी आपको वहाँ मिल जाएगी। अपने को सिर्फ कंटेंट, क्योंकि अपन ये वाला कंटेंट पहले कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। अगली चीज गुरु अर्जन देव। अब ये गुरु अर्जुन देव के नाम से मिलते हैं, बट द बेसिक नेम इज गुरु अर्जन। द कंपाइलेशन ऑफ द आदि ग्रंथ ही हैज कंप्लीटेड इट, ठीक है। तो जो संस्कलन था उसको कंप्लीट करने का इन्हीं का है। इसी के बाद इन्होंने कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ गोल्डन टेम्पल। तो दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट फॉर दैट वन, दैट दे हैव जस्ट फिनिश्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ गोल्डन टेम्पल। देन कम गुरु हरगोविंद, क्रिएटेड द सिंह मार्शल आर्ट्स इज कॉल्ड द गथा। उसके बाद इन्होंने सिख मार्शल आर्ट को यानी ट्रेनिंग देना चालू कर दिया कि अब सिख क्या करेंगे भाई साहब, अभी सोल्जर्स की तरह भी कहीं ना कहीं ट्रेंड होंगे। द ट्रेन द सिख इन द मिलिट्री आर्ट्स या मिलिट्री टैक्टिक्स में उन्हें कहीं ना कहीं क्या करना लगा, यानी उनको डेवलप करने लगे। इन्होंने अकाल तख्त की नींव डाली, ऑल्सो नोन एज द सोल्जर सेंट। इन्हें सोल्जर सेंट भी कहा जाता है क्योंकि अब तक जितने भी गुरु थे वो शस्त्र नहीं रखते थे। यहाँ से जो सिख गुरु आए उन्होंने क्या कर दिया भाई साहब, शस्त्र रखना चालू कर दिया। अगला गुरु हरराय। इनके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेंटेनिंग अ लार्ज आर्मी ऑफ द सिख सोल्जर्स, इनके पास एक बहुत बड़ी सिख है, ऑल्सो नोन एज द टेंडर हार्टेड गुरु। इनको भैया टेंडर हार्टेड गुरु बोलते थे, सॉफ्ट। अगली चीज गुरु हरकिशन, ये सबसे छोटे थे, यंगेस्ट ऑफ ऑल द गुरु, सबसे छोटे। उसके बाद आते गुरु तेग बहादुर। इन्होंने इस्लाम धर्म को कबूल नहीं किया था तो औरंगजेब ने मौत के घाट उतरवा दिया था, ठीक। अगली चीज आते हैं गुरु गोविंद सिंह। इन्होंने पूरे सिखों को 5 का उसूल दिया, खालसा पंथ की कहीं ना कहीं इन्होंने एस्टैब्लिशमेंट करी। और उसके बाद ये लास्ट गुरु थे। इसके बाद इन्होंने ये कर दिया था कि अब कोई गुरु नहीं होगा, 11वें गुरु। अब हमने कई किताबों में पढ़ा है 10 गुरु हैं, 11 गुरु हैं। 11वें जो गुरु हैं, तो वो जो किताब जो है ना गुरु ग्रंथ साहिब, वो आखिरी गुरु है। अब उनके बाद किसी की पूजा नहीं होगी, बस वो लास्ट गुरु हैं और आज भी वही है क्योंकि किताब सजीव फॉर्मेट में है। तो दैट इज द लास्ट वन। तो दिस इज द क्रोनोलॉजी ऑफ द सिख गुरुज विच सिख इज फॉलोइंग, ठीक। नाउ द नेक्स्ट थिंग, अब क्या आया, इनके रिलेशनशिप विद मुगल्स के बारे में बात करते हैं। द मुगल एम्पायर प्रिसाइजली औरंगजेब वॉज वेरी इनटॉलरेटेड टुवर्ड द राइजिंग ऑफ सिख। उसे बहुत अच्छी तरीके से पता था औरंगजेब को कि मराठास के बाद अगर कोई ना कोई ऐसी ताकत जो आगे जाके रूल कर सकती है तो वो कौन है, सिख। अब सिख के रूल करने का रीजन क्या, तो ये याद कर लो कि सिख जो सभ्यता है, मतलब इसे कल्चर कह सकते हैं, वो बहुत ही बेनोवेलेंट होते हैं। बेनोवेलेंट मतलब होते हैं उदार हृदय के। आप कभी भी देखना, मतलब आप कभी अमृतसर जाओगे, हरमंदर साहब बोलते हैं, आप अमृतसर जाओगे तो आप ये देखोगे कि वहाँ जितना भी अमीर होगा वो झाड़ू लगा रहा होगा, वो छोटी छोटी सेवाएं देते हैं। तो आप सोचो जनता इन्हें पसंद करती है। आप कोई भी जात के हो, कोई भी धर्म के हो, आप हरमंदर साहब से भूखे पेट नहीं लौट सकते। दुनिया की, एशिया नहीं वर्ल्ड की सबसे बड़ी मेगा किचन है। एक दिन में 5 लाख लोग खाना खाते हैं, अमीर गरीब सब जो भी हो, कोई जात कोई भी धर्म का आदमी खा सकता है। इनकी पॉलिसीज बहुत बेनोवेलेंट है। आज भी सरदार का मुख्य काम सेवा ही है, वो सेवा ही देता मिलेगा आपको। उनके लिए आपकी सेवा मतलब गुरु की सेवा। तो आप इसी चीज से समझ लो कि सरदारों ने सिर्फ सेवा करी, शीश कटाए, ठीक है, 1.25 लाख से 1 लड़ावा, निज नो गोविंद सिंह नाम धरावा। तो आप जरा ये सोचो कि उन्होंने कभी प्राणों के बलिदान देने के लिए 1% नहीं सोचा, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ सेवा मांगी। मुसलमानों की भी सेवा करी है बस। अगर कोई गरीब मुसलमान मिल जाएगा ना तो वो जात नहीं पूछते, वो तो सिर्फ सेवा पे ध्यान देते हैं। उन मतलब किसी की भी सेवा, जानवर की भी सेवा मतलब गुरु की सेवा, उनका उद्देश्य सिर्फ सेवा ही है। तो इसके बाद हमें देखते हैं मुगल्स बहुत अच्छी तरीके से जानते थे कि ये आने वाले टाइम में ये बहुत बड़े रूलर बन सकते हैं, तो इसलिए उन्होंने कभी उनको मोटिवेट ही नहीं किया, हमेशा उनके खिलाफ एक एनिमिटी रखी। गुरु अर्जन देव और गुरु तेग बहादुर वो स्किल्ड मर्सीलेसली नॉट टू क्या कन्वर्टिंग टू इस्लाम, यानी उन्होंने इस्लाम स्वीकार नहीं किया था। तो गुरु अर्जन देव और गुरु तेग बहादुर को कहीं ना कहीं मार दिया। अब गुरु अर्जन देव को तो किसी और रीजन से मारा था, हमें पता है किसकी वजह से। किसकी मदद करी थी, खुसरो के खुर्रम? खुसरो के खुर्रम, जल्दी बताओ, मैंने तुम्हें इतनी हिंट दे दी। हाँ,
तो इन्होंने खुसरो की मदद करी थी, जिसके चक्कर में इनको मार दिया गया था। और कहीं ना कहीं हमें ये देखने को मिला, द सिख एम्पायर वॉज अचीव इट्स ग्लोरी अंडर द राजा रणजीत सिंह ने इसे बड़े पीक पे पहुंचा है। रणजीत सिंह का जो कैरेक्टराइज हमें देखने को मिलता है वो बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस टॉलरेंस और प्लूरलिज्म हमें देखने को मिलता है, यानी कहीं ना कहीं वो इतने बेनोवलेंट रूलर थे कि सबके लिए थे। इनके में हमें वो चीज़ नहीं देखने को मिलेगी जो ऑल रूलर के, इन्होंने कभी आगे बढ़ने के लिए ना दूसरे को मारने वाली पॉलिसी नहीं अपनाई कि मैं अपना राज्य बढ़ा लूँ तो मैं तुम्हें मार दूँ, कि पंजाब तक ही सीमित रहे। इन्होंने अपने राज्य में खुश थे, सेवा देते थे, बस मेन काम इनका आज भी वही है जो गुरु कह गए, सच्ची सेवा देने वाला ही सरदार कहलाता है, तो वो आज भी सेवा दे रहे हैं। इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ सिख ड्यूरिंग द मुगल एम्पायर, अब सबसे इंपॉर्टेंट कौन थे, तो सबसे आखिरी कौन, गुरु गोविंद सिंह आ गए। अब इनके बारे में कहते हैं इन्होंने एस्टैब्लिश किया ऑटोनोमस रीजन, और कहीं ना कहीं अराउंड कहाँ पर, आनंदपुर साहिब। आनंदपुर वॉज कैप्चर्ड बाय द मुगल्स एंड द गुरु गोविंद सिंह वॉज किल्ड इन 1708, इनकी डेथ हो गई, 1708 में डेथ हो गई। इन्हीं में एक और थे जिनका नाम था बंदा बहादुर, बहुत शानदार पर्सनैलिटी, इनके बारे में देखेंगे, कभी पढ़ने को मौका मिला तो पढ़ेंगे। ये बंदा बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, इनके बारे में आप सोचोगे तो आपको लगेगा कि वाकई करिश्माई पर्सनैलिटी होती है ना, जो एक इनमें चरिश्मा हमें देखने को मिलता है। कैसा कि कहीं ना कहीं जिनके ऊपर कहीं ना कहीं सफ़ा होता है, सफ़ा उर्दू का वर्ड है, मतलब भगवान की मेहर है, मेहर भी उर्दू का वर्ड है। तो आप सोचो कि इनके ऊपर सफ़ा और मेहर है कि कहीं ना कहीं इनकी पर्सनैलिटीज़ हमें देखने को मिलेंगी। आप कभी भी पंडितों में चले जाओगे तो आप इनमें से कई सारे ऐसे रूलर्स देखोगे, पर्सन्स को देखोगे जो अलग ही एक पर्सनैलिटी आपको देखने। आज कहीं ना कहीं ये नहीं कि मैं बीजेपी को सपोर्ट करता हूँ या कुछ भी, अगर आज आप अपने पीएम को भी देखोगे तो कहीं ना कहीं लगेगा कि उनमें भी एक करिश्मेटिक पर्सनैलिटी है। वो बंदा वो डिसीजन ले सकता, फ्यूचर देख सकता है एक ऐसा बंदा। और ये कहीं ना कहीं डीप मेडिटेशंस और ये सारी चीज़ों से आज वो बंदा इतना आगे है कि वो आज 72 ईयर्स के हो चुके हैं, और उसके बाद भी उनके आगे उनसे कम एज वाले नहीं डटते बोलने में। अभी बीच में उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेके आए थे, अभी आपने मेहनत पूरा दिन भर का देखा था, आप जब देखोगे तो पता चलेगा उनके आगे कोई नहीं बोल पाता। वो ऐसी पर्सनैलिटी जब वो बोलता है तो सब चुप होते हैं। तो दैट इज़ द टाइप ऑफ पर्सनैलिटी, ऐसे रूलर जिन्होंने आज फ्रेम कर दिया, तो ये वही रूलर थे। अब बंदा बहादुर की बात करें तो ही फॉट अगेंस्ट द मुगल अथॉरिटी फॉर द 8 ईयर, 8 साल तक लड़ते रहे। द रिवॉल्ट वॉज वीकेंड ड्यू टू द सम ऑफ द जाट जमींदार्स और खतरी रेवेन्यू फार्मर्स मेंबर्स ऑफ द सिख कम्युनिटी वेयर साइडेड विद द मुगल्स। वही हमारे बचपन वाले काम हमें मिटाने के लिए हम में से ही गद्दार पैदा हो जाते हैं। तो ये कुछ गद्दार हो गए थे जिन्होंने कहीं ना कहीं उसके बाद फॉर इंस्टेंट चूरामन जाट ऑफ द आगरा कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है। बंदा बहादुर को कैप्चर कर दिया गया और 1715 में उन्हें भी मौत के घाट उतार दिया। फर्रुखसियार ने इनको मार दिया था। अब अगले रीजंस ऑफ द सिख इन पंजाब आफ्टर मुगल। अब रीजन क्या थे कि सिख राइज क्यों कर रहे थे, तो सबसे बड़ा रीजन राइज करने का ये था कि सेंट्रल में कैसी थी, वीक अथॉरिटी, और कहीं ना कहीं हमें ये देखने को मिलता है वीक सेंटर अथॉरिटी ऑफ द मुगल्स। औरंगजेब की डेथ के बाद कोई मिला नहीं। नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली जैसे लोगों ने मुगल्स को भी लूटा, दिल्ली को भी लूटा, अब लड़ने के लिए कुछ बचा नहीं। डिफीट ऑफ मराठास, तो ये मराठास भी चले ही गए थे। ये मराठास वही थे जो पंजाब के शासकों से क्या वसूलते थे, चौथ वसूली और सरदेशमुखी, ये भी निकल ली, अब कुछ बचा ही नहीं। इसी के चक्कर में एक पॉलिटिकल वैक्यूम मतलब क्या होता, खाली, अब उसे कोई ना कोई तो भरता, तो भरा किसने भरा, सिख ने। which provide the opportunity we seek to political regions में period of the sovereignty in the Sikh rule, the Sikh were organized themselves into the small, इनमें क्या होता था, मजलिस एक बहुत इंपॉर्टेंट होती है और इनके अपने खुद के एक मोबाइल बैंड होते थे। अब वो मोबाइल नहीं, एक ग्रुप होता था जिसको जत्था बोलते थे। क्या बोलते थे, जत्थास, और हर जत्थे का जो हेड होता था उसे क्या बोलते थे, जत्थेदार। समझ गए, वो जत्थेदार कौन होते थे, वॉरियर्स। इस एरिया का एक जत्थेदार होगा, वो जत्था संभालेगा। जत्था मतलब ग्रुप ऑफ पीपल। अगला, आफ्टर 1765 ये जत्थेदारों ने खुद को किसमें कर लिया था, 12 लार्ज, यही जत्था बन के मजलिस बनी। ठीक है, सुखड़चरिया अपन ने पढ़ा था पिछली बार, सुखड़चरिया जिसके मजलिस में से राजा रंजीत सिंह पैदा हुए थे। ठीक है, तो ऐसे करके अब वो क्या थी, ग्रुप्स हो गए थे, उन्हें क्या बोलते थे, मजलिस बोलते थे। ठीक है, तो ये ग्रुप हो गए। ये पॉलिटिकल अथॉरिटी ऑफ पंजाब वॉर क्या होता है, डिसेंट्रलाइज और डिवाइड हो गई। फाइनली सिख वेयर ऑर्गेनाइज अंडर द लीडर, वही वाली बात आ गई,
सुक्खड़चर्या के जो चीफ थे मजलिस के, वो कौन थे? राजा रणजीत सिंह। और राजा रणजीत सिंह उस माला की तरह थे जिसने इतने सारे सिख वॉरियर्स को एक माला में पिरो दिया। अब रीजन ऑफ द राजा रणजीत सिंह इन पंजाब, राजा रणजीत सिंह जो थे वो महान सिंह के बेटे थे एंड द चीफ ऑफ सुक्खड़चर्या मजलिस, जिन्होंने पूरा का पूरा एरिया को कंट्रोल किया, सतलज से लेके झेलम था। ही वॉज कॉन्कर्ड, उसके बाद उन्होंने कई सारे कॉन्कर्ड, लाहौर को कॉन्कर्ड किया, अमृतसर 1802 तक। ईस्ट इंडिया कंपनी ऑल्सो एक्सेप्टेड द सोवरेनिटी एंड इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ पंजाब एंड अंडर द राजा रणजीत सिंह थ्रू द ट्रीटी ऑफ अमृतसर। ट्रीटी ऑफ अमृतसर के तहत भी इनमें कोई इंटरफियर नहीं कर पाए, इन्होंने अंग्रेजों के साथ ट्रीटी कर ली। लेटर इन्होंने कश्मीर को भी जीता, पेशावर को भी जीता और मुल्तान को भी जीता। अगली चीज इनके बारे में और पता चलता है कि ही हैज कंटिन्यूड अ लैंड रेवेन्यू सिस्टम मुगल्स एंड यूज द चार्ज ऑफ 50% ऑफ द ग्रोस प्रोडक्शन ऑफ द फार्मर्स। इन्होंने कंटिन्यू किया लैंड रेवेन्यू सिस्टम ऑफ मुगल, जो मुगल चला के गए थे वही, जितना भी होगा उसका 50% हमारा, बाकी सब किसानों को दे। इनका मॉडर्नाइज हिज आर्मी एंड द मॉडर्न यूरोपियन लाइन्स एंड हेल्प द यूरोपियन इंस्ट्रक्टर्स एंड इवन द रिक्रूट्स द गुरखास, बिहारीज, ओरियास, पठान्स, डोगरास, पंजाबी, मुस्लिम एक्सेट्रा। अब सोचो इनकी मजलिस, इनकी सेना में जो लोग थे ना, वो किसी एक जात या धर्म के नहीं थे। हमें वर्सटैलिटी देखने को मिलती है, मतलब इन्होंने गुरखास को अपॉइंट किया। ये गुरखास नेपाली वाले मतलब एरिया में वो कहते हैं ना कि अगर 100 जने हों और एक जना कोई भिड़ रहा हो तो कह देना या तो वो पागल है नहीं तो वो गुरखा है। गुरखा एक ऐसी कम्युनिटी जो मरने से नहीं डरती, छोटा आदमी बड़े को चॉप कर दे, ऐसा आदमी था गुरखास। बिहारीज दिमागदार, उड़ियाज काम करने, पठान्स, डोगराज, ये सब इनकी आर्मी में थे। इन्होंने मॉडर्न फाउंडेशन डाली ऑन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कैनन से। जो तोप खाना था जो पहले बाहर से आता था वो लखनऊ में डाला। राजा रणजीत सिंह ने टॉलरेट एटीट्यूड था और उनके टुवर्ड्स द रिलीजन। उसके बाद कौन? फकीर अजीउद्दीन और दीवान दीनानाथ। Where some loyal trust ministers of the Raja Ranjit Singh, is no way Punjab under the Raja Ranjit Singh was a Sikh state। जो सिख स्टेट था, सिखों का स्टेट था, वो राजा रंजीत सिंह के टाइम में हमें देखने को मिलता है। He had signed a tripartite treaty with the East Indian Company and Shah Shuja in 1838। इन्होंने एक ट्रिपार्टीन मतलब 3 दल ट्रीटी साइन करी थी। इस ट्रीटी के तहत उन्होंने एग्रीमेंट साइन कर लिया था कि रूट देंगे किंगडम को ब्रिटिश आर्मी ताकि कंपनी का कर सके। कंपनी कुड प्लेस शाह सूजा एज द रूलर ऑफ अफगानिस्तान, क्योंकि पंजाब से निकलते ही अब कहाँ पहुंचोगे? अफगानिस्तान, तो हम रूट देंगे, जा सकते हो। इनकी डेथ के बाद पॉलिटिकल सुप्रीमेसी हमें देखने को मिली सिख की ऑन पंजाब रीजन, और इनका कहीं ना कहीं हमें यहीं से डिक्लाइन देखने को मिला। फाइनली जो सांप पाला था आस्तीन में, उस सांप ने डस लिया अंग्रेज़ों ने और पंजाब को बाद में एनेक्स्ड कर लिया गया। राजा रंजीत सिंह को ही शेर पंजाब कहा जाता है। कंफर्म? कोई डाउट? तो ये आपका लेक्चर था, दैट इज़ ऑन सी। तो अब हमने हमारे 3 लेक्चर्स में से बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया कर लिया। सबसे पहले औरंगज़ेब का डिक्लाइन देख लिया, मुगल्स का डिक्लाइन देख लिया, इसी के बीच में एडवेंट ऑफ यूरोपियन देख लिया। हमने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से लिखने, पीडी इंग्लिश की देना फिर से, पोर्तुगीज़, डी से डचेस, उसके बाद इंग्लिश के बाद डेंस और डेंस के बाद फ्रेंच, सब देख लिए। इसके बाद इतने बड़े साम्राज्य को हमने टूटते भी देख लिया। तो ये फर्स्ट लेक्चर था टूटने का। डोमिनेंट स्टेट्स भी देख लिए, इंडिपेंडेंट स्टेट्स भी देख लिए, और इंडिपेंडेंस में नए स्टेट्स का इमरजेंस भी देख लिया। अब इसके बाद अगले लेक्चर में हम बाकी का काम करेंगे। ठीक है? कोई डाउट? चलो अब आप लोग फ्री हो, आप खाना खा सकते हो। नहीं, ये किसने कहा?